केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला ये मेरा चैप्टर है। इसमें से 8 मार्क्स मैं 100% कह सकता हूँ और 1000% ठीक है, और 12 मार्क्स मेरे अप्रॉक्सीमेटली मैं मैक्सिमम मान के चल रखा हूँ। एक बार 2020 में तो भाई ये समथिंग 6 क्वेश्चंस पूछ रखे थे जस्ट इसी से, ठीक है। तो उसको हटाते हैं। सबसे पहले अगर तुम मेरे साथ शुरू करने वाले हो तो मूवी नहीं चल रही है दोस्तों, तो एनसीईआरटी के साथ एक पेन भी ले लेना। और दूसरी बात कि तुम लोग कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये लेक्चर में तुम्हें एकदम रटवा दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। और जिसको प्रॉब्लम आती थी हार्मोन्स ये सब याद करने में, उसके लिए तो सबसे परफेक्ट लेक्चर होने वाला है। ओके, सारी ट्रिक्स उठा लाया भाई, जहाँ जहाँ से मिली है, मज़ा आएगा तुम लोगों को। और क्या ही तो भाई, सीईओ, टाइम मिनिस्टर सब कुछ बना रखा है, तो ठीक है। एनालिसिस वही हार्मोन के फंक्शन, डिसऑर्डर और एमसीक्यू बेस पे मैकेनिज्म ऑफ सेकंड मैसेंजर के क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। 100% हार्मोन के फंक्शन एमसीक्यू बेस्ड या फिर मैचिंग में आएगा ही आएगा। ओके, सो टॉप 5 अपने जो हैं, जो तुम नीट 2026 में एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इफ़ यू वांट। सो शुरू करते हैं। 1 घंटे के अंदर ट्राई करूँगा फिनिश करने की, अगर 2 घंटे में होता है तो भी देख लेना यार, मेरे भाई लोगो तुम, ठीक है। हरे कृष्णा से शुरू करते हैं अपन। अरे भाई पहले ही गोद रखा है, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था कि एक बार मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया और मेरे टैब में स्पेस कम थी, दैट्स वाई वो गलती से डिलीट हो गया और मुझे पता भी नहीं लगा। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, मिटाते क्यों, ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंपल सा ही है। तो देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। केमिकल और कोऑर्डिनेशन, को से आता है मतलब एक साथ, और ऑर्डिनेशन से आता है एक टाइप की सिमेट्री, ठीक है ना। तो जो केमिकल्स होते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, जिससे अच्छा सा वो आउटपुट दे सकते हैं। आउटपुट इन द सेंस कि कोई भी एक हार्मोन का फंक्शन। तो सबसे पहले हमने पिछले चैप्टर पर पढ़ा है न्यूरल सिस्टम, जो कि प्रोवाइड कर रहा था पॉइंट टू पॉइंट अपना रैपिड कोऑर्डिनेशन। दुनिया भर के न्यूरॉन्स है भाई, एक न्यूरॉन खत्म तो दूसरा न्यूरॉन चालू, तीसरा चालू, ठीक है ना। ट्रेन के डब्बे भाई, एक खत्म दूसरा चालू, ऐसा करके कैस्केड टाइप से चिपके हुए रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रैपिड कोऑर्डिनेशन होता है और बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा बट थोड़े टाइम के लिए। एज द नर्व डू नॉट इनरवेट, ठीक है, इनरवेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, सिंपल सा। द सेलुलर फंक्शन बिकम द कंटिन्यूस एंड रेगुलेटेड। ओके, तो ये सारा कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, जो कि प्रोवाइडेड होता है बाय द बॉडी, और ये सारे फंक्शन जो होते हैं कैरिड आउट बाय द हार्मोन्स। ओके, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि रेगुलेट कर सके हमारे फिजियोलॉजिकल बॉडी का सिस्टम सारा कुछ, ठीक है ना। इट मीन्स कि जब न्यूरल और केमिकल हैं, दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मेल मिलाव करके अप्रोप्रिएट करती हैं रेगुलेशन, तो फिजियोलॉजिकल लेवल पे वो फंक्शन करेगा हमारे बॉडी में, ठीक है ना। तो हमने न्यूरल वाला चैप्टर पढ़ लिया, जहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन विद द फास्ट एंड स्लो कुछ टाइम के लिए, लो टाइम के लिए रहेगा। वैसे अगर मैं केमिकल की बात करता हूँ तो ये लॉन्ग टर्म स्लोली एक्ट करेगा और ये हार्मोन्स के द्वारा होगा, जो कि फिजिकली चेंज देगा, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्लस अपना जॉइंटली कोऑर्डिनेट करेगा ताकि रेगुलेट कर सके हमारा फिजिकल बॉडी एंड ऑल। ओके, सो अब 2 टाइप के यहाँ पे होते हैं ग्लैंड। सबसे पहले तो एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। हमारा ये पूरा चैप्टर एंडोक्राइन ग्लैंड के बेसिस पे उसके बारे में देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि होते हैं डक्टलेस ग्लैंड, इनको हार्मोन चाहिए रहता है और ब्लड में ये हार्मोन रिलीज करके एक्ट कराएगा। ओके, एक्सो की अगर मैं बात करता हूँ तो ये विथ डक्ट वाले हैं, जो कि डायरेक्टली पाइप के थ्रू कनेक्ट रहेगा और ये डायरेक्टली न्यूरोट्रांसमीटर या फिर कुछ भी केमिकल वेमिकल है वो डाल के एक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे भी लिखा हुआ है जैसे ग्लैंड है, एंडोक्राइन पे डक्ट रहेगा, सलाइवरी, मेमोरी और ये सारे कुछ हो जाते हैं अपने, ठीक है। एंडोक्राइन की बात करता हूँ तो इसमें डक्ट नहीं रहेगी, इसमें डायरेक्टली अपना सिक्रिएशन पोर करेगा और इनटू ब्लड सिंपली सा। उसके बाद ये डिस्टेंट लोकेशन पे टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करेगा वाया हार्मोन। हार्मोन क्या है, बेसिकली एक नॉन न्यूट्रेंट केमिकल है जो कि रिक्वायर्ड करेगा विद द ट्रेस अमाउंट पे हमारे प्रेजेंट रहता है, और इतना ही चाहिए बस, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। इंटरसेलुलर केमिकल मैसेंजर है। अच्छा, तुमने देखा होगा इंटर और इंट्रा का चीज़ें, अगर तुम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़े हो ढंग से, एनसीईआरटी रीड किया है, तो वहाँ पे तुमको इंटर वाली चीज़ें प्रॉब्लम देंगी। बट अगर तुम्हें मैं बायोलॉजी पे अपना जूलॉजी की स्पेसिफिकली बोलूँ तो तुमको मोस्टली इंटर ही दिखेगा। अगर वो इंट्रा लिख रखा है इन जियोलॉजी पार्ट तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ओके, क्योंकि मोस्टली क्या है कि इंटर ही है। ये जस्ट ऐसे ही मेरे को पता चला पैटर्न टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, सो आई थॉट बता दूँ। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो लैक करेंगी डक्ट्स और ये सारा कुछ है, और ये सब होता है बाय द हार्मोन्स, ठीक है। डक्टलेस ग्लैंड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि डक्ट नहीं है। तो केमिकल प्रोड्यूस करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, रिलीज करेगा इन द ब्लड और टारगेटेड ऑर्गन पे एक्ट करेगा।
तो हार्मोन्स जो हैं ये मेरे नॉन न्यूट्रेंट केमिकल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं इन द ट्रेस अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है ना। इंटर सेलुलर मैसेंजर्स होते हैं, इसीलिए क्योंकि इन्हीं की वजह से अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जा रहे हैं जो कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी कराएंगे, सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, ये भी कर रखा है क्या मैंने? तो देखो, जैसे कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर क्या है कि वेरी सिंपलर एंडोक्राइन सिस्टम होता है विद अ फ्यू हार्मोन्स, वेयर अगर मैं बात करूँ वर्टिब्रेट्स की तो उसके अंदर भाई लार्ज अपना नंबर ऑफ केमिकल्स एंड हार्मोन्स प्रोवाइडेड रहते हैं फॉर द कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब तुम सोचो भाई, एक बैक्टीरिया को कितने ही हार्मोन लगेंगे, क्या ही लगेगा, है ना। और वहीं तुम सोचो एक हाथी भाई, उसको लिए तो सब कुछ ही चाहिए, इतना बड़ा शरीर है, कुछ भी गलत हो गया तो कैंसर या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं उसको प्रॉब्लम, ओके। सो अभी एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम या फिर इसका सारे ग्लैंड्स याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है ABCD करके याद करो। ABCD करके याद करो का मतलब है कि प्योर भाई कैसे कैसे बॉडी पे क्या क्या प्रेजेंट है वैसे याद करो, वैसे नहीं कि भाई पहले ये आ गया ये, ठीक है। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे याद करो। सबसे पहले ये हमारा पिट्यूटरी सबसे पहला अपना एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि एक्टोडर्मल इन ओरिजिन रहता है। पाइनल थायराइड जो है ये सारा पाइनल जो है एक ही रहेगा, एंडोडर्मल थायराइड एक रहेगा, एंडोडर्मल पाइनल एक है, एक्टोडर्मल अगर मैंने एंडो बोला है तो सॉरी फॉर दैट। और पैराथायरॉयड की बात करता हूँ तो ये मेरे 2 पेयर रहेंगे, तो 4 इन नंबर, एंडोडर्मल सिंपल सा, थाइमस एक रहेगा एंडो, पैनक्रियास एक रहेगा एंडो, एड्रिनल एक पेयर रहेगा और 2 रहेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला, एंडोमीजो बोथ रहते हैं इसीलिए हम इसको एक्टोमीजोडर्मल बोलते हैं, ओके। टेस्टिस और ओवरी जो है मेरे 2-2, ठीक है ना, नंबर पे एक पेयर रहेगा, ऑफकोर्स बोलने की जरूरत नहीं है, मीजोडर्मल एंड मीजोडर्मल दोनों। तो अगर तुमको ये सारा याद करना है कि कौन सा कैसा ओरिजिन है। अच्छा, यहाँ पे मैं तुमको एक और बातें बता देता हूँ, जो मेरा हार्ट है वो भी मीज़ो है, ठीक है। आई जो है वो तो मिक्स है, और क्या है लंग वंग बताने की ज़रूरत है नहीं, तो हार्ट का भी याद कर लेना कि मीजोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। इसको पहले पतला सा कर दो थोड़ा सा। तो देखो, एक्टोडर्मल ये 2 चीज़ होती हैं, पिट्यूटरी और पाइनल, ऊपर के एक्टो और बाकी सब एंडो, और ये तो मिक्स ही है, ठीक है ना। ऊपर के टॉप एक्टो और उसके बाद एंडो और लास्ट वाला फिर मीजोडर्मल, एक बस है मेडुला वाला जो कि एक्टो में आएगा, ओके। और मीजो में ये भी आता है। सो थोड़ा बहुत तुमको पैटर्न मिल ही गया होगा, ऊपर के 2 एक्टो, बाकी जो 3 आते हैं नीचे, और एड्रिनल का अपना कॉर्टेक्स वाला पार्ट, सॉरी मेडुला वाला पार्ट वो एक्टो, ठीक है। और ये एंडो है, बाकी ये 3 सॉरी 1 2 3 4 एंडो है, और बाकी सब मीजो है। और ये सब तुमको पता ही चल गया होगा, इससे क्वेश्चन आते नहीं है बट फिर भी याद कर लो, क्या पता कब काम आ जाए, ठीक है। और एड्रिनल थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि ये एक्टो मीजोडर्मल है ओरिजिन, कॉर्टेक्स एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो मीजो है, एड्रिनल मेडुला एक्टो है, ओके। अब यहाँ पे दिया है अपनी NCERT में कि हाइपोथैलेमस, अच्छा ये लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारा हाइपोथैलेमस नहीं आता है, ठीक है ना। ये NCERT की बहुत बड़ी प्रोनेस है, प्रोनेस बोलते हैं फिर, ठीक है, नहीं बेइज्जती मार रहा है NCERT के भी मैं। तो हाइपोथैलेमस मेरा नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नॉट अ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इसके बाद मेरा पाइनल ग्लैंड आता है जो कि 24 आवर्स मतलब डायूरिनल रिदम विदम पे काम आएगा, ठीक है। इसको अपन टाइम मिनिस्टर बोल देते हैं। पिट्यूटरी ये मेरा CEO है, इसको प्राइम मिनिस्टर बोलो, ये CEO है, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर की तरह एक्ट करेगा, और सेला ट्रेसिका नाम की बोनी कैविटी के अंदर रहता है, ठीक है। पैराथायरॉयड और ये थायराइड जो है इसको तुम बॉडी मिनिस्टर बोल दो, क्योंकि ये बॉडी का सारा बेसल मेटाबॉलिक रेट ध्यान देता है, ओके। और थाइमस ये मेरा एजिंग ग्लैंड है। पैनक्रियास की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरा ग्लूकोज वाला ग्लैंड है, इसको तुम फाइनेंस मिनिस्टर बोल सकते हो बाय द वे, ओके। वेट मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई देता हूँ क्या क्या है, ताकि तुम लोगों को थोड़ा और हो जाए। अरे ये तो शॉर्ट्स का, ओके। थायराइड मेरा एनर्जी मिनिस्टर था, पैराथायराइड बोन मिनिस्टर था, और डिफेंस मिनिस्टर ये है। अरे यार वेट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला आता है मेरा हाइपोथैलेमस जिसको हमने CEO बोला है अपने बॉडी का। इसके बाद मेरा पाइनल ग्लैंड जिसको हमने टाइम मिनिस्टर बोला है, क्यों? क्योंकि ये अपना टाइम को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी का 24 आवर्स वाली साइकिल, ओके, डायगोनल वाली। पिट्यूटरी को हमने प्राइम मिनिस्टर बोला क्योंकि यही सारा कुछ सर्कुलेट करवाता है, ओके, सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा, इसीलिए मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। थायराइड और पैराथायराइड को हम एनर्जी मिनिस्टर बोलते हैं क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट वगैरह को कंट्रोल करता है। और थाइमस को हमने एजिंग ग्लैंड या फिर आर्मी मिनिस्टर बोला है, ओके। आर्मी मिनिस्टर क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट बीटा वो T हेल्पर किलर सेल्स ये ट्रेन करने में हेल्प करेगा, ओके।
पेनक्रियाज मेरा ग्लूकोज से रिलेटेड है, जिसको हम एनर्जी पे होता है, तो एनर्जी मेरा जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। ओके, एड्रीनल वाला जो है ये मेरा डिफेंस मिनिस्टर बोल सकते हो उसको, क्योंकि अपना इमरजेंसी वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो सारे एक्ट करेंगे यहाँ पे। बाकी टेस्टिस ओवरी ये मेरे लव मिनिस्टर के अंदर रहता है। ठीक है, बस एक तरीका था ताकि और ज़्यादा हम इजीली क्लिक कर पाएँ सारा फंक्शन क्या हो सकता है अपने ग्लैंड्स का। ओके, सो ये सारा कुछ हो गया, थायराइड वायराइड इधर देख लिया सब कुछ अच्छे से। ठीक है, तो कुछ पड़ा हुआ है क्या इधर पे? इसको फिनिश करते हैं देन स्टार्ट करेंगे। द एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा डिफ्यूज टिश्यू के अंदर, सेल लोकेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अपर बॉडी, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम पूरा बनाएगा। तो पैनक्रियाज, गोनेट्स, ये सारा कुछ जो है मेल, गोनेट्स में मेल का आएगा टेस्टिस और फीमेल का ओवरी, ये सारा कुछ जो रहता है। तो ये एंडोक्राइन बॉडीज़ होती हैं जो कि ऑर्गेनाइज होती हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडीज़ कौन से होते हैं। तो तुम्हें क्या बोलना है? पैनक्रियाज एंड गोनेट्स। ओके, विद अपना पिट्यूटरी, पाइनल, थायराइड, एड्रीनल, पैराथायराइड एंड थाइमस, ऑलमोस्ट सारे ही हैं। ठीक है, वैसे अगर तुमको अनऑर्गेनाइज्ड वाला आ जाए, अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज़, तो तुम्हारा आ जाएगा जीआई ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट, ये सारा कुछ डायरेक्टली हार्मोन्स नहीं वाला सिक्रिएट कर रहा है, इसलिए तुम इसको एंडोक्राइन पर नहीं रख रहे हो डायरेक्टली। ओके, बाकी क्या फंक्शन है एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, तो परेशान होने वाली बात ही नहीं है। तो ये सारे ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर है। हाइपोथैलेमस हमको पता ही है कि सारा काम करवाएगा। ओके, हाइपोथैलेमस जिसको हमने सीईओ बोला है, ये मेरा कहाँ पे होता है? सबसे पहले इसकी लोकेशन आती है। सो बेसल पार्ट ऑफ द डायंसेफ्लोन ऑफ द फोर ब्रेन। ओके, एक सेकंड, क्या मैंने कुछ मिस किया है इधर पे? नहीं, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस का भी बताया हमने, बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफ्लोन, जो कि फोर ब्रेन पे प्रेजेंट है। ओके, बाकी ये सेवरल ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर, जो कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होंगे। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऐसे स्टार शेप के दिखते हैं, जिनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। ओके, स्टार शेप का ही दिखता भी है। रेगुलेट करेगा मेरा सिंथेसिस और सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ओके, जो हार्मोन्स है ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द हाइपोथैलेमस इन टू टाइप्स। ओके, एक तो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं जो कि पिट्यूटरी से वो रिलीज़ करवाएगा, और एक होता है इनहिबिटरी। तो दो टाइप का, पहला टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया। ठीक है, इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन। तो ये टोटल जो होते हैं 9 होते हैं मिला के, और 6 मेरे रिलीजिंग हार्मोन है और 3 मेरे इनहिबिटरी हार्मोन है। गॉट इट? सो इसके बाद आता है मेरा एग्जांपल बता रहा है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जैसे कि जीएनआर, जो कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को, सिंथेसाइज करेगा और रिलीज कराएगा गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, अब इसके बाद ग्रोथ हार्मोन का आ गया है सोमैटोस्टेटिन। सोमा से होता है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल कौन से सेल होते हैं? जबकि ऐसे डिवाइड करके अपना इंजरी में बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब मोस्टली सोमैटिक सेल्स। ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम पढ़ा है ना, तो ये जो 22 पेयर होते हैं प्लस एक्स एंड वाई, जो हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये मेरे सोमैटिक सेल ही हैं। ठीक है, बाकी ये सेक्स क्रोमोजोम्स। तो इधर पे बता रहा था मैं, सोमैटिक स्टैटिन जो है इसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट करता है रिलीज, ये सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सोमैटोस्टैटिन है ये इनहिबिटरी हार्मोन भी है। ओके, रिलीजिंग वाला है पर इनहिबिटरी भी है। पास थ्रू द एक्सॉन, तो ये सारा कुछ जो अपने न्यूक्लियाई हमने देखा स्टार शेप के, तो पास थ्रू ये हाइपोथैलेमिक के न्यूरॉन जो है वो पास करेगा थ्रू द एक्सॉन और रिलीज करेगा उसकी नर्व एंडिंग इनटू द पिट्यूटरी, जो उसके हार्मोन्स रीच करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। तो यहाँ पे एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी का और हाइपोथैलेमस की जो लोकेशन होती है काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू ईच अदर रहती है। ओके, लाइक अगर ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है तो यहीं से एक सेल आर्टरी इसका नाम की कैविटी, और यहीं पे तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जैसे लॉलीपॉप का शक्ल हो। ओके, सो ये सारा कुछ है एंटीरियर पार्ट ऑफ दस एंड ऑल। ठीक है, तो रेगुलेशन हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी का और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशंस एंड हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये मैं बहुत खतरनाक सी ट्रिक बनाने की कोशिश किया था और बहुत अच्छी सी ट्रिक बन भी गई है। ठीक है ना, इसको मैं अपना नाम दूंगा आज से शैडो सूत्र करके। ठीक है ना, सूत्र मतलब होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है HNP ऑक्सीवैसो, तो मेरा हाइपोथैलेमस है वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है न्यूरो हाइपोस्पाइसिस, या फिर जो तुम बोलते हो पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये क्या कराएगा? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन को रिलीज़ कराता है। ओके, हाइपोथैलेमस स्टोर कराएगा पिट्यूटरी के अंदर और रिलीज़ कराएगा। ओके, सो हाइपो एनपी ऑक्सी वैसो, हाइपो एनपी वैसो ऑक्सी, हाइपो एनपी ऑक्सी वैसो, सिंपल सा। ओके, नाइस। और कुछ है क्या? ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बनाया हुआ है पूरा, पर अभी थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मैं कुछ मिस कर दिया क्या? वेट, अगर मैं इसको समझा देता पहले तो और अच्छा रहता। कोई बात नहीं दोस्तों, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है,
ये वाला पार्ट समझा के हम चलते हैं थोड़ा सा और भी अच्छा पार्ट पे, ठीक है। तो देखो ये मेरा हाइपोथैलेमस का रीजन है और यहाँ पे ये पूरा पिट्यूटरी का लोब है, ठीक है ना। तो ये मेरे न्यूक्लिया जो मैंने न्यूरोसेक्रेटरी सेल जस्ट अभी अभी बताया, और जो हाइपोथैलेमस की लोकेशन है बेस ऑफ द डायंसेफ्लॉन ऑफ द फोरब्रेन, ठीक है। अब डायंसेफ्लॉन क्या होता है? डायंसेफ्लॉन जस्ट एक पर्टिकुलर रीजन है जो कि ब्रेन के अंदर होता है। अब बेस क्या है डायंसेफ्लॉन का? डायंसेफ्लॉन, ओके। अभी कैसे बताऊँ मेरे दोस्तों, न्यूरल वाला चैप्टर अगर तुम नहीं देखा है तो वो तो जाके देख लो। बाकी फ़िलहाल मैं तुम्हें ऐसे ऐसे करके बताने की कोशिश करता हूँ। से पहला कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट, ठीक है। तो ये पूरा जो एरिया होता है इसको हम डायंसेफ्लॉन बोलते हैं। ये मेरा होलो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें अगर लग रही हैं तो जाके न्यूरल वाला सिस्टम देख लो पूरा, बहुत मज़ा आएगा, वो भी अच्छा है चैप्टर, ठीक है। दोनों एक दूसरे से लिंक है ना, दैट्स वाई थोड़ा सा लग रहा है। सो न्यूरोसेक्रेटरी सेल को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, प्रोड्यूस करेगा 2 हार्मोन जिसको हमने अभी पढ़ लिया है, वैजो HNP वैजो ऑक्सी, ओके। सो प्रोड्यूस करेगा 2 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और ADH। वैजो वही है वैजोप्रेसिन, ठीक है। वैजोप्रेसिन क्या है? प्रेसिन नहीं आ रहा है नाम पे, मतलब कि जो ब्लड वेसल है अगर वो फैली है तो उसको वापस ऐसे चिपका देगा एक दूसरे से, ठीक है। गॉट इट। तो स्टोर करेगा, रिलीज करेगा फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बाकी HNP जो है न्यूरो हाइपोफाइसिस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसका भी समाधान हो गया उस ट्रिक से, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये एक्सॉन है पूरा जो कि अपना बेस ऑफ द पिट्यूटरी पे आ रहा है, जो कि पोस्टीरियर लोब होता है जिसको हम पार्सन नेरोसा बोलते हैं या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको हम क्या है कि स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये फॉल्स है, डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं होता। तो ये होता क्या है कि डायरेक्ट, सॉरी अगर मैंने नहीं बोला है तो देखो डायरेक्ट होता क्या है कि ये फॉल्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि जो इसका कंट्रोल है ना वो पूरी तरीके से हाइपोथैलेमस ले रखा है, ठीक है। तो अब होता है ना एक वो चमचा और एक होता है दूसरा, ठीक है ना, जस्ट शोकेस के लिए। तो जो चमचा है उसको लीडर सीट पे बैठा दिया गया है और जो एक्चुअल में पर्सन है जो कि उसको कह के काम करवा रहा है वो दूसरा पर्सन है। सो समथिंग लाइक दैट यहाँ पे भी हो रहा है कि जो चमचा है वो पिट्यूटरी हो रहा है और जो एक्चुअल में काम करवा रहा है वो हाइपोथैलेमस है, जो कि अपना काम सारा करवाएगा स्टोर करवा के, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, जो कि हम एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। इसको हम AA से याद करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनो हाइपोफाइसिस। इसको NP से याद करते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो इसमें पार्ट्स इंटरमीडिया होता है, मिडिल लोब और एंटीरियर लोब। तो मिडिल लोब और इंटीरियर एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं विद द पार्ट्स डिस्टैलिस, जो कि ह्यूमन के अंदर मर्ज रहेगा, सिंपल सा, ओके। तो ये सारा कुछ होता है, ठीक है। तो अभी इसका हार्मोन कौन कौन से रिलीजिंग वाले हैं? सबसे पहली बात तो तुमको इनहिबिटरी वाले बस याद करना है। ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटरी वाला है मम्मी पापा समाज, MSH मम्मी पापा समाज से स्टोटे हार्मोन को हम लिखते हैं, मतलब सोमैटिक ट्रॉफिक हार्मोन को मैं GH ऐसे करके लिखता हूँ, ठीक है। तो ये सारे इनहिबिटरी हैं। बाकी जो सारे कुछ हैं मम्मी गिफ्टेड एनिवर्सरी, मम्मी गिफ्टेड फ्लैट ऑन एनिवर्सरी करके जो अपनी ट्रिक है, बाकी वो आ जाएगी, ठीक है। बाकी ये सारा लिखा हुआ है, तुम खुद से देख लेना। MSH जो है मेलानोसाइट डायर करेगा स्ट्रीन प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ध्यान देना, इजेक्शन नहीं प्रोडक्शन लिखा हुआ है। बाकी ये जो गोनाडोट्रोफिन है, फॉलिक्यूल्स जो होंगे ओवरी के वो डेवलप करेगा और टेस्टिस के, ओके। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है कॉर्पस ल्यूटिनम को मेंटेन करेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ओव्यूलेशन, मेंटेनेंस ऑफ दिस, वो सारा कुछ काम आएगा। और एंड्रोजन्स में बात करूँ तो लीडिंग सेल्स जो होते हैं, जो कि नर्स ऑफ द होते हैं अपना टेस्टोस्टेरोन एंड हार्मोन्स, ये सारा कुछ में काम आएगा, ठीक है। सो थायराइड वाला है और एड्रेनोकॉर्टिकॉइड और ये सारा सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, ये सारा फिजिकल ग्रोथ का रहेगा, ठीक है। सो ये सारा कुछ रहेगा, गॉट इट। बाकी इधर का भी ये भी बता देता हूँ। हाइपोथैलेमस क्या है? अपना रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन होता है। बाकी ADH और ऑक्सीटोसिन होता है। तो ADH जो है ये मेरा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराएगा फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, वैजो कंस्ट्रिक्शन करा के, गॉट इट। वैजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा तो GFR बढ़ जाएगा, GFR बढ़ने की वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो सकता है, ओके। ऑक्सीटोसिन प्रेगनेंसी के टाइम पे जब डिलीवरी हो रही होती है, पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, तो यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से मिल्क इजेक्शन होता है, ठीक है ना, बच्चों को पिलाने के लिए। तो दूध का प्रोडक्शन कराने के लिए मेरा PRL है, इजेक्शन कराने के लिए ऑक्सीटोसिन है, गॉट इट, ओके। सो बाकी ये सारे कुछ रिलीजिंग वाले फैक्टर हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ऑडिटरी का काम है, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा ये राइट एट्रियम पे होगा, गॉट इट। तो अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना। यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर नीट 2026 में बनाने की कोशिश करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से बना सकता है, ठीक है। तो हार्मोन्स अभी मैंने बताया केमिकल नेचर के हैं, जो कि नॉन न्यूट्रेंट है, ठीक है। और सबसे पहला आता है मेरा अमाइनो एसिड का, ओके, टायरोसिन। ये बायोजेनिक अमाइन होता है, अमीन्स NH2 NH3, वो तो तुम्हें पता ही है कौन प्राइमरी है, कौन टर्शियरी है और कौन सेकेंडरी है, व्हाट इट। NH2 होगा, NH होगा और N लोन पेयर। केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ क्या मैं,
ठीक है, बायोलॉजी फोकस करो। तो ये मेरा बायोजेनिक अमाइंस होते हैं, जो कि बायोजेनिक अमाइन का मतलब बस इतना है कि ये नेचुरली बॉडी के अंदर ही जनरेट हो रहा है। गॉट इट। सो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनल या फिर एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन जो है वो एड्रेनल मेडुला पे टायरोसिन के अमाइनो एसिड रिलीज़ करेगा। ओके, ये सारा क्या है, कैसे है, और भी अच्छे से बताऊँगा अभी। मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो पाइनियल ग्लैंड से निकलेगा। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड का होता है जो कि सेरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। गॉट इट। वैसो का मतलब होता है वेसल और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब पतली कर देगा। ओके, वैसोप्रेशन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन सेम ही है। इसके बाद आएगा मेरा पॉलीपेप्टाइड वाले प्रोटीन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, पिट्यूटरी वाले, कैल्सिटोनिन वाला। अच्छा, कैल्सिटोनिन जो है अपना थायराइड ग्लैंड का, वो नॉन आयोडीनेटेड है। वेरेस अगर मैं T3 T4 की बात करता हूँ तो उसमें आयोडीन प्रेजेंट रहेगा। गॉट इट। पैराथायरॉयड हार्मोन ये टायरोसिन और रिलैक्सिन फ्रॉम द ओवरी। गॉट इट। ये कब काम आएगा रिलैक्सिन हमारा, जब कोई मदर है डिलीवरी के टाइम पर बर्थ पे मतलब बच्चा पैदा कर रही है। ठीक है, ओके। सो टायरोसिन जो है यहाँ पे आयोडीन आयन प्रेजेंट है, और अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो गाइस क्रेटिनिज्म करके एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, आगे बताऊंगा। T3 T4 है थायरोक्सिन। स्टेरॉयडल जो है उसमें, ठीक है, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन। गॉट इट। सेक्स हार्मोन इसको बोलते हैं। और चौथा है मेरा एड्रेनल का कॉर्टेक्स वाले हार्मोन्स। ठीक है। सो जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी है ये क्विक होती है बट शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट है। गॉट इट। पहला और दूसरा ये कैसे हैं, क्विक है बट शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट है, थ्रू द सेकंड मैसेंजर होंगे और लिपिड इनसोल्यूबल। ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ वेट। और 3-4 जो है स्लोअर बट लॉन्ग लास्टिंग। ओके, बाइंड करेगा विद द DNA जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। तो अब मैं ले चलता हूँ तुम्हें हमारे चैप्टर के लास्ट वाले पार्ट में। देखो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ तुम्हें मैकेनिज्म होता कैसे है पूरा हार्मोन के एक्शन का। ठीक है, तो जो हार्मोन्स होते हैं उस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा लोकेटेड एट द टारगेट टिश्यू। अभी मैंने बताया कि जो हार्मोन है नॉन न्यूट्रिएंट वाले, ये ब्लड के अंदर सॉल्युबल होके जाएगा और फिर टारगेटेड ऑर्गन पे एक्ट करेगा। गॉट इट। तो वही बता रहा है ओनली। और अगर ये जहाँ पे टारगेटेड है वहीं पे बस एक्ट करेगा, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी हार्मोन लग रहा है कि तुम भेज दो दिमाग का हार्मोन फेफड़ों में लग रहा है, ऐसा वैसा। ठीक है। सो प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, टारगेटेड सेल पे होगा। और वहाँ पे होता क्यों है, अब ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि क्यों बायो हार्मोन वहीं पे बस क्यों बाइंड करेगा है, बताओ। तो वो इसलिए होगा क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है। तो रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला जब कुछ होगा तभी तो वो एक्ट कर पाएगा, सिंपल से। ठीक है, रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड अगेन इंट्रासेलुलर। ठीक है, सो कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रा क्यों बोला जा रहा है कि बाकी सब अभी मैंने बताया इंटर होता है मोस्टली, बट यहाँ पे इंट्रा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सेल के ऊपर वाले पार्ट पे लग रहा है। सो ये इंट्रासेलुलर हो जाएगा। गॉट इट। बहुत सिंपल सी चीज़ है। और मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर होगा ये। ठीक है, न्यूक्लियस पे तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो जाके। बाकी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, फॉर्म करेगा, लीड करेगा बायोकेमिकल चेंज इन टारगेट टिश्यू। तो अभी मैंने बताया था तुम्हें कि पहला दूसरा क्विक रिस्पॉन्स है विद द शॉर्ट लास्टिंग, और तीसरा चौथा जो मैंने बताया था स्लोअर विद द लॉन्गर। ये तीसरा चौथा ये सब कुछ क्या है, ये कुछ नहीं, अभी मैंने बताया था ना तुमको कि एक अमाइनो एसिड है, वेट, अभी मैंने बताया कि एक टायरोसिन का अमाइनो एसिड है और एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का है। बाकी मेरा थायरोइन और स्टेरॉयडल है। ठीक है ना। तो जो फर्स्ट सेकंड है ना, ये लिपिड इनसॉल्यूबल है, पानी भाई, और ये तेल। देखो दोस्तों, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन ये तेल जैसी है। तो ये तेल वाली जो चीज़ें है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई ये लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से क्रॉस कर लेगा अपना मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ये बाइंड करेगा विद द DNA और फॉर्म करेगा हार्मोन कॉम्प्लेक्स, जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 3-4 वाले आयोडीन, T3 T4 और स्टेरॉइड वाले। ठीक है, रिसेप्टर इनसाइड द सेल अंदर प्रेजेंट रहेगा, इसलिए इंटर वाला आ जाएगा यहाँ पे, इसमें इंटर वाली चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये सारा होगा। ओके, बाकी 2-1-3 जो है, जो कि पानी जैसा है, इसके लिए क्या होगा कि सेकंड मैसेंजर आएगा भाई। अब होता है ना ऐसे कुछ लोग कि भाई मेरी दुश्मनी चल रही है उससे, पर उससे काम भी है, तो मैं तो उससे जाके बात नहीं कर सकता, पर तू कर ले यार बात मेरी। ठीक है, पर मेरा नाम मत लेना, ऐसे होता है ना। तो ऐसा क्या है कि इनको काम तो कराना है भाई, तो ये कराएंगे क्या भाई, अपना सेकंड का थ्रू द सेकंड मैसेंजर भेज देंगे, लिपिड इनसॉल्युबल, जो कि हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्रॉस नहीं कर सकता, बट ये जो सेकंड मैसेंजर है ये उसी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, जो कि एक्ट करेगा विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। व्हाट इट। देखो दोस्तों, बहुत सिंपल सी चीज़ है
कि सबसे पहले बाइंड करेगा, ये एक्ट कैसे करता है उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये बाइंड करेगा विद द डीएनए और फॉर्म करेगा जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये 3-4 वाली कैटेगरी है, T3, T4 और स्टेरॉयड वाली, मतलब कि तेल जैसा शरीर है भाई, मिक्स हो जाएगी। जैसे एस्ट्रोजन भाई स्टेरॉयड है, तो स्टेरॉयडल और ओवेरियन हार्मोन है कि मान लो ये तुम्हारी यूटेराइन है, मतलब कोई मदर है जो कि अपना चाइल्ड बर्थ फेस कर रही है, पार्चुरेशन, तो उसमें क्या है कि ये सारी लेयर है, गॉट इट। तो जैसा तेल लाइक है शरीर, ठीक है। अरे भाई तेल लिखना, हाँ। तो लिपिड सॉल्यूबल है, तो इसको प्रॉब्लम आएगी नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करने में। तो जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेगी तो न्यूक्लियस पे जो भी अपना रिसेप्टर है ये डायरेक्टली क्या करेगी, हार्मोन जो है डीएनए और जीन पे एक्ट करेगी, और डीएनए जो है हार्मोन को देखेगा, अच्छा ये हार्मोन चाचा ये मेरे लिए संदेश लेके आए हैं, तो वो एमआरएनए को देगा, एमआरएनए प्रोटीन और फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कुछ देर बाद दे देगा, गॉट इट, ओके। अब आता है भाई कि जिसकी लड़ाई चल रही है कि मैं बात नहीं करूँगा पर तू कर ले यार, तू तो मेरा भाई है, पानी हूँ मैं, पर तू तेल से कर ले थोड़ा, ठीक है, थ्रू अपना सेकंड मैसेंजर। तो एफएसएच आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर रहेगा, ठीक है ना। मान लो ये तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रखा है, ठीक है। तो ये तुम्हें पता है ना कि कौन कौन से हैं, फिर से बता देता हूँ। देखो ये जो अभी हो गए 3rd 4th वाली कैटेगरी हुई, और ये 1st 2nd वाली कैटेगरी। 1st 2nd वाली कैटेगरी है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन वाले हार्मोन्स विद अपना अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो अब ये भाई पानी चाचा जो है वो कह रहे हैं कि तेल से मेरा काम बढ़ रहा है, तो अब मैं डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे को एक सेकंड मैसेंजर की जरूरत है। तो सेकंड मैसेंजर जो है, मान लो ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है, तो सेकंड मैसेंजर कौन कौन से हो सकते हैं, वो कैम हो सकता है, CGMP हो सकता है, कैल्शियम काइन हो सकता है, DHA हो सकता है, डायसाइलग्लिसरॉल, और IP3 हो सकता है, जिसको इनसिटॉल ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी अपनी मेम्ब्रेन रहती है जो कि रिस्पॉन्स वन जनरेट करेगी और जनरेट करेगा पूरा सेकंड मैसेंजर एंड, ठीक है। सो बायोकेमिकल और फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देगा, गॉट इट। सो इसमें क्या हुआ भाई, पानी वाले चचा हैं, प्रोटीन वाले चीज़ें, और प्लस है अपना कौन सा वाला था ये लास्ट, अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स, ट्रिप्टोफैन, और ठीक है। तो अब ये पानी जैसा है, इसको तेल से मिलना है, तेल मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्रॉस कर नहीं पा रहा है, नो एंट्री चचा बोल दिए हैं, ठीक है। अब नो एंट्री चचा बोल दिए हैं तो अब एंट्री तो करनी ही करनी है, हार्मोन संदेश आया है, संदेश पहुँचाना ही पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, मेरा मतलब काम नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये मान लो तुम्हारा FSH लेके आया PTT से, कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर है, कि देखो भैया ये यहाँ पे रिसेप्टर की बाउंड्री है, तो यहाँ पे एक्ट करेगा ये सारा कुछ, फिर सेकंड मैसेंजर ये जो है यहाँ पे जाएगा और ये बोलेगा, अच्छा ये DNA से कांटेक्ट नहीं करेगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारा कुछ होगा मामला पानी, ठीक है। तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करके अपना सेकेंडरी जो कुछ भी है, तो जैसे मान लो मोस्टली तो अपना कैल्शियम आयन और कैंप से होता है, कैंप मैकेनिज्म इसलिए इसका नाम भी है, बाकी डैग भी होता है और IP3 भी होता है, नाम पता होने चाहिए, क्या पता भाई कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, एजर्सन बेस्ड। सो इसमें होगा क्या, फिर ये बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देगा। होप सो समझ में आ गया हो पानी तेल भाई का रिलेशनशिप, ठीक है। बाकी आओ NCERT भी एक बार रीड कर लेते हैं इसकी, यहाँ तक हमने कर लिया था कि कैसे क्या एक्ट कर रहा है। तो अभी जैसा कि हमने देखा फिजियोलॉजिकल हार्मोन्स रेगुलेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, जिसको मैंने पहला ये बोल दिया था, पहला ये और चौथा ये किया था, और ये दूसरा नहीं, ये तीसरा था और ये दूसरा किया था। तो पहले दूसरे जो हैं ये पानी जैसे हैं, आई मीन नॉन लिपिड सॉल्यूबल, लिपिड सॉल्यूबल नहीं है, लिपिड इनसॉल्यूबल बोल दो, ठीक है। और बाकी ये 2 चीज़ें ये लिपिड सॉल्यूबल है, लिपिड सॉल्यूबल पानी जैसे, अरे मतलब तेल जैसे, ठीक है। तो बाकी ये सब कुछ लिखा हुआ है क्या क्या किसका किसका है, तो तुम देख लेना दोस्तों, मुझे तुम लोगों का पूरा भरोसा है कि तुम लोग मेहनत करने वाले हो बच्चों, ठीक है। हाँ मतलब मैं भी बच्चा हूँ। स्टेरॉयडल ये क्या है, कॉर्टिसोल, ठीक है। कॉर्टिसोल कुछ नहीं भाई, ऐसा शुगरी टाइप सा सब्सटेंस रहता है, और कॉर्टिसोल की अगर कमी हो जाती तो क्या होता है दोस्तों, बोलो बोलो। हाँ एडिसन्स डिसीज़, जिसमें होता क्या है कि एक्यूट थोड़ी सी फटीक वटीक फील होने लगती है, शॉर्ट्स चला हुआ है जाके देख लो, अमीनो एसिड, एपिनेफ्रिन और थायराइड का सारा मामला, ठीक है। तो होगा क्या दोस्तों कि हार्मोन जो है इंटरेक्ट करेगा विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, नॉर्मली ये सेल लेवल के अंदर इंटर नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई पानी जैसा शरीर है, पानी को तुम तेल के साथ नहीं मिला सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए तुमको जनरेट करना पड़ता है एक सेकेंडरी मैसेंजर। तो होता क्या है कि इसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऐसे ही एक सेकेंडरी मैसेंजर की एक साइट होती है रिसेप्टर, तो फिर वो जाके एक्ट कराता है और काम करेगा। तो सेकेंडरी मैसेंजर हो सकते हैं तुम्हारा साइक्लिक AMP, IP3 और कैल्शियम काइन। ये साइक्लिक AMP अगर किसी को ड्रॉपर वाले मेरे भाइयों लोगों, अगर तुम लोगों को पता हो तो ये मेरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस पे तुम वापस से पढ़ोगे, ओके।
कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पे कौन सा क्या काट दूँ तो सही रहेगा। काटने का मतलब है कि वो जीन्स विंग्स, ओके, अलग ही दिमाग चल रहा है। विच इन द टर्म्स ऑफ द, ठीक है, टर्न करेगा और सेलुलर मेटाबॉलिज्म एक्ट करेगा। हॉर्मोन्स अब दूसरी कैटेगरी आ गई है, ये तेल तेल भाई भाई, ठीक है। हॉर्मोन्स विच इंटरेक्ट करेगा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मोस्टली रेगुलेट करेंगे विद द जीन एक्सप्रेशन डायरेक्टली और क्रोमोसोम पे एक्ट करके काम करेगा। तो बेसिकली जो मैंने तीन फंक्शन बताए, एक तो मैकेनिज्म पे दो टाइप के लोग हैं, ठीक है ना, एक पानी जैसे एक तेल जैसे। पानी जैसे कौन से हैं, प्रोटीन और लास्ट में क्या होता है, अमाइनो एसिड वाला ट्रिप्टोफैन एंड ऑल, ठीक है। तो इन पे होता क्या है कि इनको सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए, और इन्हीं इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन रहेगी यूटेराइन कहीं की भी, तो उसमें क्या रहेगा, FSH मान लो एक्ट करा रहा है, तो उसके लिए अलग से चीज़ें आती हैं। इट मीन्स कि उसके अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। लिपिड अनसोल्यूबल है क्योंकि पानी वायु दुश्मन, मतलब पानी तेल दुश्मन वायु हो जाते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर इसीलिए प्रेजेंट रहेगा। वैसे अगर मैं थर्ड फोर्थ कैटेगरी की बात करता हूँ, जिसमें आता है हमारा एस्टेरॉइडल विद कौन सी अपनी एक और कैटेगरी थी, स्टेरॉइड वाला था और क्या था, वेट स्टेरॉइड वाला था और ये, हाँ, आइडोथायरन। तो ये तेल जैसे काम कर रहे हैं, तेल जैसे, जस्ट तेल भाई भाई, ये एनालॉजी है, चिपका मत देना कि देखो हमारे भैया ने बताया था कि तेल होता है, ठीक है। तो बाय द बाइंडिंग विद द DNA फॉर्म, ओके, सो जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और लिपिड सोल्यूबल रहेगा, क्रॉस कर लेगा अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल, ठीक है ना। रिसेप्टर इनसाइड सेल रहेगा और साइटोप्लाज्मिक पे काम कर सकता है और फिर न्यूक्लियस पे काम करेगा। मोस्टली न्यूक्लियस और क्रोमोसोम पे एक्ट करके सारा कुछ उसकी करेगा, फिजियोलॉजिकल देगा सिस्टम, ठीक है। ओके, ठीक है। ये भी एक और पार्ट है जिसको मैं करने के बाद बताऊंगा। और दोस्तों डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा हार्मोन है, ये FSH लिख गया दोस्तों, क्या लग रहा है, पानी है तेल है, क्या लगता है तुम्हें? हाँ बिल्कुल पानी है, क्योंकि पेप्टाइड है दोस्तों, प्रोटीन है, ठीक है। और इसकी मेम्ब्रेन पे भी तो रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसीलिए कि ये आके चिपक जाए, ठीक है। ओवेरियन की सेल मेम्ब्रेन है और ये जनरेशन ऑफ साइक्लिक AMP या फिर कैल्शियम आयन है। तो ये देखो अभी यहाँ पे डायग्राम में भी ये दो वाले जो सेकेंडरी मैसेंजर है दे दिए हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कंपेयर टू DAG IP3 और फलाना ढिमकाना जो इतने सारे दिए हैं। सो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है ओवेरियन की ग्रोथ के लिए। बेसिकली ओवरी जो है उसका मैच्योरेशन एंड ऑल कराने के लिए एक्ट करेगा और जो फॉलिकल्स हैं ओवरी की वो मैच्योर हो सकें, गॉट इट। बाकी अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो स्टेरोजन, स्टेरॉइडल हार्मोन्स और T3 T4 वाले आयोडीन वाले, तो ये मेरे पानी नहीं तेल बाय बाय, ठीक है। तो यूट्राइन की वॉल पे डायरेक्टली एंटर कर जाएगा कि आओ भाई तुम्हारे लिए गेट दिन भर खुला रहता है। न्यूक्लियस के अंदर ये जाएगा, क्रोमोसोम पे एक्ट करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अच्छा अगर तुमको लेबल करने के लिए आ जाए कि ये स्ट्रक्चर जो हरा हरा सा है ये क्या है, तो तुम फटाफट से कर देना, अच्छा तेल भाई भाई हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियस के अंदर जीनोम mRNA प्रोटीन और फिर अपना टिश्यू के अंदर डिफरेंशिएट करके ग्रोथ दिखा देगा, ठीक है। तो आओ वापस से हम शुरू करते हैं फ्रॉम द पिट्यूटरी। सो हाइपोथैलेमस का मैंने क्या क्या चीज़ें बताई थी, वापस से रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले इसका लोकेशन बताया था हमने कि ये मेरा बेसल पार्ट ऑफ द डायंसप्लोन फोर्थ ब्रेन पे प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ कि इसके अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल स्टार शेप की प्रेजेंट है, जिसका एक्सोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके रुक रहा है, जो कि एक्ट कराएगा, मतलब रिलीज कराएगा और स्टोर कराएगा इन द NP न्यूरोहाइपोफिसिस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे क्या, वैसोप्रेसिन एंड क्या, ऑक्सीटोसिन क्या करा रहा था, मिल्क का रिजेक्शन। गुड, नाइस। तो आ गया समझ में बहुत कुछ, ओके। कुछ मिस नहीं हुआ। अच्छा हाँ, हाइपोथैलेमस के बारे में एक और है कि इसका इनहिबिटरी वाले कौन कौन से हार्मोन्स हैं, वो मम्मी पापा समाज, मम्मी से MSH, पापा से PRL और समाज से सोमैटोस्टैटिन ट्रॉफिक हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन बोल सकते हो उसको तुम, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट सा रहता है और बाकी ऊपर की चीज़ें बता दिया हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट कमेंट कर देना दोस्तों, मैं अलग से तुम लोग को बता दूंगा। द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, अगर मैं तुमको पिट्यूटरी के बारे में बताऊं तो ये पिट्यूटरी क्या है, बहुत अच्छा सा ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, NP और AP, ठीक है। मास्टर ग्लैंड जो पिट्यूटरी है अपना दो पार्ट पे डिवाइडेड, एक तो AA और एक NP। NP से मतलब है न्यूरो हाइपोफाइसिस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और AA से मतलब है एडिनो हाइपोफाइसिस या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस का अब दो सब डिवीजन टाइप्स हैं, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस। बाकी ये ह्यूमंस के अंदर मर्ज हो जाता है तो इतना ज़्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट। सो अब एक ये है कि पार्स इंटरमीडिया जो है वो सिक्रेट करता है MSH, ठीक है ना, ओनली वन हार्मोन जो कि कर रहा है, जो मेलानोसाइट हो जाएगा, गॉट इट। मेलानोसाइट क्या कर जाता है, डार्क अंदर स्किन, सिंपल, ओके। अच्छा अगर तुमने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स चल रहा है कि रील, तो उसमें क्या है कि एक कोई गरीब सी लड़की होती है जो कि एकदम प्योर वाइट बेबी लेके घूम रही होती है,
तो उसको होता क्या है कि एक ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है जिसमें MSH जो है रिलीज़ नहीं कर पाता। पर भाई लोग अलग ही अनपढ़ लोग, उनको बायोलॉजी जाके समझाओ उसके कमेंट में है कि MSH ना है भाई उसके अंदर, बॉडी के जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो अलग ही जोड़ रहे हैं भाई, अलग ही संबंध है। कोई बात नहीं दोस्तों, गुस्सा नहीं करते हैं, अच्छे लोग हैं। हरे कृष्णा। तो द पिट्यूटरी ग्लैंड ये सारा कुछ लोकेटेड रहेगा, और द बोनी कैविटी। तो जो मेरा पिट्यूटरी है ये बोनी कैविटी पे रहता है, सेला टर्सिका। अभी मैंने बताया था दोस्तों, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का अजीब संबंध है। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस राजा है और दिखाता पिट्यूटरी को है, ठीक है। तो अब एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर है, ये डंडी आ गई तुम्हारी स्टॉक, और ये सेला टर्सिका नाम की कैविटी के अंदर प्रेजेंट है सारा कुछ, ठीक है। बाकी एनाटोमिकली डिवाइडेड है विद द एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ए जो है मेरा पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया पे है। डिस्टालिस वाला जो रीजन है उसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, जो कि रिलीज कराएगा GHPR, LTSH, ACTH, LH, FSH, गॉट इट। जो पार्स इंटरमीडिया वो मिलेनोसाइट करेगा, ठीक है। तो ये सब। अच्छा, एक और बात है कि पार्स इंटरमीडिया मौजूद रहता है विद द पार्स डिस्टालिस इन द ह्यूमंस, ओके। न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, जो कि स्टोर कराएगा 2 हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस कॉल्ड एज वाइजोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, गॉट इट। तो जब भी ओवर सिक्रेशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का, तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है बॉडी की, जिसको हम जाइगेंटिज्म बोलते हैं। और अगर लो सिक्रेशन हो गया GH का, तो हम बोलते हैं ड्रॉफिज्म, ओके। स्टंटेड ग्रोथ था पिट्यूटरी ड्रॉफिज्म। एक्सेस करेगा सिक्रेशन तो ग्रोथ हार्मोन जो है। अगर एडल्ट में ऐसा मिडिल एज में प्रॉब्लम हो रही है कि भाई पहले बच्चा था तब तो सही चल रहा था ग्रोथ हार्मोन, पर जैसे ही भाई 20-30 साल का हुआ तब दिक्कत आ गई है। उसके पाँव छोटे रह गए, मुंह बड़ा हो गया, हाथ छोटे रह गए, ऐसे करके होता है ना। अनइवन रेशियो हो गया, मतलब कि डिसफिगरमेंट हो गई, ठीक है ना। अब जो है सुनियो देखा भाई, उसकी नाक अलग ही निकल के रखती है, बस वैसी शक्ल हो जाती है। सो इसको हम मैक्रोमेगैली बोलते हैं। मेगा आ रहा है मतलब सब कुछ बड़ा हो गया है, और ठीक है। तो लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, और प्री मैच्योरली अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया पहले, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और मर भी जाता है इंसान इस पर, ओके। FSH प्रोलैक्टिन रेगुलेट करेगा, ये सब कुछ, ठीक है। तो आओ देखते हैं थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में। हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग और इनहिबिटरी टोटल अपने 9 हैं, रिलीजिंग 6 है, इनहिबिटरी 3 है। तो ये सारा इनहिबिटरी वाला है, मम्मी पापा समाज, और बाकी पापा गिफ्टेड फ्लैट, मम्मी ऑन एनिवर्सरी। ग्रोथ हार्मोन PRL, TSH, ACTH, GnRH और MSH, ओके। MSH इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा ज़्यादा, ओके। अब पिट्यूटरी के डिसऑर्डर, जो कि ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमैटोस्टैटिक ट्रोफिक हार्मोन की वजह से होता है। अगर हाइपोसिक्रेशन है, अगर कम हो गया सिंस बर्थ से ही भाई, कंजेनाइटल पैदा होते ही भाई बीमार थे, तो डॉर्फिज्म हो जाएगा। इसका एग्जांपल सर्कस के जो ड्रॉप्स होते हैं। बाकी इनकी सब कुछ नेचुरल चीज़ें चल रही होंगी, बच्चे सब कुछ पैदा कर सकते हैं, ठीक है, वैसे दिक्कत नहीं है इनको। सो एडल्ट में एक्रोमाइग्रिया हो जाएगा कि फिंगर विंगल सब छोटी रह गई है मिडिल एज पे, ओके। बाकी अगर ओवर सिक्रेशन हो गया है, द ग्रेट खली कंजेनाइटल बचपन से ही भाई है, ठीक है, जाइगेंटिज्म। एडल्ट में एक्रोमेगाली, ओके। सो डिफिकल्ट टू डायग्नोस, प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है अगर मेगाली हो गया, ठीक है। सीवियरली डिसफिगरमेंट, सुनियो जैसी जॉ हो गई है, नाक हो गई है, और बेसिकली सब कुछ अपना डिसफिगरमेंट हो गया है अचानक से, ओके। सो ADH की अगर मैं बात करता हूँ, इसको हम एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक का मतलब क्या होता है, और एंटी डायूरेटिक का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, और एंटी लिख दिया है कि डाइल्यूटेड नहीं रखना है, वो वाला हार्मोन है। तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। तो अब होता क्या है, अगर ADH जो है वो कम रिलीज हो रहा है, तो किडनी अच्छे से कंजर्व नहीं कर पाती है वाटर, हेंस होगा क्या कि H2O अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाएगा, ओके। ये एक अलग सी ही प्रॉब्लम चल रही है इधर पे, ठीक है। फिर आता है और भी काम जो पिट्यूटरी का। ओवरऑल CEO है ना भाई, तो इसके काम छोटे थोड़ी ना होंगे, इसीलिए अभी तक तो भाई राजा के मुंह के आगे वाला सारा काम कौन कौन से राजा करवा रहा था, पूछे छुप के, वो सारी बातें होंगी, ठीक है ना। और उसके बाद अगर जो हमारा ये CEO है, अगर इस पर प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो आ गया, ठीक है। अब ये जो मेरा CEO है, ये पूरे बॉडी में क्या क्या एक्ट करा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोलैक्टिन जो है वो रेगुलेट करेगा ग्रोथ ऑफ सिंपल सी मेमोरी ग्लैंड्स एंड ऑल, और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। समटाइम्स अगर बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर फैट हो जाता है, तो प्रोलैक्टिन ग्रोथ ऑफ हार्मोन ये सब तो रहता ही है, पर ठीक है, हो गया, समझ गए, हो गया। तो TSH जो है अपना स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस वगैरह, ठीक है, सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन और थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड के बारे में बात कर रहा था कि जो TSH है वहाँ पे सिंथेसिस करके थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकालेगा, ठीक है। ACTH जो है वो स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन्स कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स के निकलेगा, ठीक है। LH-FSH जो है गोनाडोट्रोफिन वाला है, LH मेरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, मतलब फॉलिक्यूल्स मैच्योर कराएगा, और LH कॉर्पस लूटियम प्रेगनेंसी, ठीक है, और पीरियड्स वगैरह
स्टिमुलेट करेगा गोनाडल एक्टिविटी, ठीक है, ट्रॉफिक हार्मोन। अगर मैं मेल्स की बात करता हूँ तो LH वही है, एंड्रोजन्स के लिए काम आएगा। FSH जो है एंड्रोजन्स के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, और फीमेल्स के अंदर LH जो है ओव्यूलेशन या फिर मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल्स कराएगा, मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम, ओके, ग्राफियन फॉलिकल्स पे वो करेगा आफ्टर द ओव्यूलेशंस। FSH जो है स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ हार्मोन को, मतलब ग्रोथ को। FSH ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, किसकी, ओवेरी की, ऑफ कोर्स FSH फॉलिकुलर है इन द फीमेल्स, ओवरी फीमेल्स में ही है यार, क्या क्या क्यों NCERT क्यों। MSH की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेलानोसाइट होता है, जहाँ पे मेलानिन कंटेनिंग सेल्स रहता है, और ये पिगमेंटेशन के लिए काम आएगा, ओके। ऑक्सीटोसिन स्मूथ सेल्स पे एक्ट करेगा ड्यूरिंग देयर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सब कुछ, ठीक है। बाकी ये अपना डिलीवरी के टाइम पे भी काम आता है। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस के टाइम पे, ओके। और दूसरा क्या है, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स, ओके। वेजोप्रेसिन जो है वो किडनी एंड स्टिमुलेट करेगा रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन, स्पेलिंग तो नेक्स्ट लेवल है, और द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का अपना कुछ करेगा, ठीक है ना, फ्रॉम द DCT, तेरा रिड्यूस करेगा द लॉस ऑफ वाटर टू द यूरिन, ओके। ADH, तो यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, वेजोप्रेसिन का एक और काम। देखो दोस्तों, वेजोप्रेसिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि स्टिमुलेट करता है अपना वाटर का, ठीक है। वेजोप्रेसिन का एक और नया नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस, ठीक है। तो ये बचाएगा अपना सारा कुछ वाटर जो है। मान लो तुमने भाई आज पी लिया 10 किलो पानी, अब उस 10 किलो पानी में से तुमने सोचा कि आज मैं भाई हाइड्रेट रखूँगा अपनी पूरी बॉडी को, पूरा निचोड़ दूँगा, तो तुम्हें क्या कराना पड़ेगा, ADH चाचा इधर आओ, हमको चाहिए आज 10 किलो पानी पिए हैं हम, तो 10 किलो पानी हमको रिटेन करना है। तो तुम क्या करोगे, ADH चाचा एंटी डायूरेटिक हार्मोन वेजोप्रेसिन एक्ट करो DCT पे, सारा कुछ इलेक्ट्रोलाइट काम का, और पानी सब कुछ एक्ट करेगा, ओके। अगर मान लो भाई तुम सोचे तो थे, इरादा पर नेक था, पर दिक्कत ये हो गई, ADH भैया हमारे मना कर दिए, देखो चाचा हम अभी अनअवेलेबल हैं, आई एम नॉट, जिस व्यक्ति को आप फ़ोन कर रहे हैं और एक्ट कराना चाह रहे हैं वो अभी डायूरेसिस करने में व्यस्त है, ठीक है। तो उसमें होगा क्या दोस्तों कि सिंथेसिस या फिर इफेक्ट हो जाता है, तो डिमिनिश करते हैं एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर, और इसी की वजह से डिहाइड्रेशन या फिर लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं, एक डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, एक डायबिटीज मेलाइटिस होती है। इंसिपिडस तो अभी बता दिया कि ADH जो है एक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कंजर्वेशन ऑफ वाटर नहीं हो पाता, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस एक होती है, मेलाइटिस से होता है मीठा, M से मीठा, M से मेलाइटिस, ओके। तो वो इंसुलिन की प्रॉब्लम हो जाती है कि इंसुलिन मेरा कंट्रोल नहीं कर पा रहा ग्लूकोज का, ओके। सो वो वाली चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। बाय द वे ये सब जो मैं एनालॉजी बता रहा हूँ उसको दिल पे मत लेना अगर मैं कुछ फालतू का बोल दूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक और अच्छी सी बातें हैं दोस्तों, देखो थायराइड फॉलिकल्स सिंपल कब मतलब कि क्यूबॉडल के लिए, अच्छा तुम्हें अगर याद नहीं हो तो क्यूबॉडल एपिथेलियम याद करने के लिए भी ट्रिक था, जर्म टपन डॉग कब, ओके। जर्म से आ जाएगा जर्मिनल एपिथेलियम, लाइक अपना सारा कुछ ओवरी एंड टेस्टिस, जर्म टपन से आ गया ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, डॉग से आ गया डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, टपन से हो गया है ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, डॉग से आ जाएगा डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, और क्या बच रहा है, कब से मेरा क्यूबॉडल एपिथेलियम, ओके। सो थायराइड ये फॉलिकुलर आयोडीन इसमें प्रेजेंट रहेगा T3 T4 पे, और T3 वॉल जो है मोर पोटेंट रहता है, क्योंकि आयोडीन इस पर ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा अच्छे से एक्ट कर पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये करेगा क्या, फिजिकल मेंटल अपना सेक्सुअल डेवलपमेंट कराएगा, कंट्रोल कराएगा BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे थे दोस्तों, एनर्जी मिनिस्टर नहीं, क्या बोलते थे इसको, वेट में लिखा तो था, कहाँ गया, इसको हम बोलते थे एनर्जी मिनिस्टर, सही तो था, कोई बात नहीं दोस्तों, हाँ एनर्जी मिनिस्टर इसीलिए हम बोलते थे, ठीक है। मेटाबॉलिक ऑफ CPF, ओके। अब बाकी एक और पार्ट आता है स्ट्रोमा पे, जहाँ पे पैराफॉलिकुलर T सेल्स होते हैं, ओके। थायरोकैल्सिटोनिन या फिर कैल्सिटोनिन होता है TCT, ओके। तो अगर तुम्हारा भाई हार्पो कैल्शियमिक हार्मोन है, अगर लोअर हो गया है ब्लड का, लोअर करेगा ब्लड के अंदर कैल्शियम टू पॉजिटिव लेवल का, ओके, हाइपोर कैल्शियमिक हार्मोन्स, सिंपल सा, ओके। सो ये सारा अपना दिखता है ऐसा, ये हमारे, ओके। थायराइड ग्लैंड के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है तुमको पहले ही। पाइनियल ग्लैंड का कुछ नया भाई, ये जो छोटू सा है, डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, वही साथ ही में रहेगा। मेलेटोनिन 24 घंटा करेगा स्लीप वेकअप साइकिल, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, डिफेंस कैपेबिलिटी, और सप्रेस करेगा प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। सो एक और आता है कि पाइनियल ग्लैंड किस काम पे आएगा, प्यूबर्टी को डिलीट करने पे, ठीक है। तो अब मैं कहाँ पे था, थायराइड पे। थायराइड का हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। सो थायराइड का अगर मैं तुमको सामने से फ्रंट से भी दिखाऊँ कि जिस साइड तुम्हारा दिल है आगे का, तो इसमें होगा कि ग्लैंडुलर 2 लोब रहेंगे ऐसे ऐसे, भाई कुत्ते की हड्डी है और कुछ ना, ठीक है।
तो कुत्ते की हड्डी जो है ये बीच का जो रीजन है, कुत्ते की हड्डी की बीच के रीजन को स्टमस बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि नॉन ग्लैंडुलर पार्ट है। ग्लैंड क्या होता है, सबसे पहली बात तो तुम ये समझ लो, ग्लैंड उसको कहते हैं जो कुछ भी सिक्रिएशन करने की औकात रखते हैं। सिक्रिएशन करने का क्या भाई, कुछ भी निकाल दे, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, क्यों, क्योंकि सलाइवा निकाल रहे हैं, सिंपल। सो ग्लैंड क्या होता है, कुछ भी सीक्रेट कर रहा हूँ। और ग्लैंड तुम यूनिसेलर भी हो सकता है, मल्टी सेलर भी हो सकता है। स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ा था, यूनिसेलर कौन सा था, सलाइवरी, हाँ, और मल्टी वाला कौन था, म्यूकस, ठीक है। सो ये सारा हो जाता है। एपिग्लोटिस ये दिल जैसा ऊपर पड़ा हुआ है, और लैरिंग्स वही बॉक्स जैसा है, और ट्रैकिया सी शेप्ड की कार्टिलेजियस रिंग्स। स्टमस मेरा थिन फ्लैप्ड कार्टिलेजियस टिश्यू है, नॉन ग्लैंडुलर, ओके, थिन फ्लैप है। बाकी अगर मैं तुमको ऐसे पीछे से दिखाऊं स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया से, तो वो ऐसा जो कुत्ते की हड्डी है उस पर 4 अपने पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स में दोनों को साथ में बताया गया, ओके। सो 2 लोब हैं आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, इधर मतलब कि इधर भी उधर भी, कुत्ते की हड्डी के बीच के अंदर 4, ठीक है। सो ऐसा कुछ। बाकी एनसीईआरटी पे ऐसा है, वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स, ट्रैकिया और थायराइड, ये सारा कुछ, ओके। बाकी ये क्या लग रहा है तुम्हारा, वेंट्रल है और डोर्सल, गेस करो, वेंट्रल है ये, और ये डोर्सल पीछे का, ओके। सो अभी कुत्ते की हड्डी के बीच का रीजन होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं स्टमस। फॉलिकल्स होते हैं और स्टोमल टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब फॉलिकुलर सेल्स जो है 2 हार्मोन रिलीज करेंगे, T3 T4, और T3 जो है मोर पोटेंट रहता है फॉर ऑल, ओके। अगर मैं हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करता हूँ तो इन्लार्जमेंट, अच्छा ठीक है, बीमारी है ये, बीमारी के बारे में हम बात करते हैं। देखो, तो थायराइड की जो है बीमारी हो सकती है, T3 T4 के लिए है यहाँ पे, जो कैल्सीटोनिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि कैल्शियम का लेवल कम करता था ब्लड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, थायराइड का T3 T4, BMR, HR मतलब हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट, ये BMR, ये सारा कुछ करेगी, और हीट इंटॉलरेंस और वेट लॉस में काम आएगा। अब थायराइड में एक और बहुत अच्छी बात है कि हाइपर थायराइडिज्म का बस एक ही प्रॉब्लम है, ग्रेव डिसीज, ओके। बाकी सब कुछ अपना नॉर्मल वाली प्रॉब्लम्स है, जो कि हाइपो, सारा कम सिक्रिएशन हो रहा है। इसीलिए दोस्तों देश का नमक टाटा नमक खाइए, और उसमें होता है आयोडीन, ठीक है, मतलब आयोडीनाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए, दैट्स इट। प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि टाटा नमक खाओ तुम, 30 रुपये का हो गया वैसे ही, मम्मी कल ही भेजी थी नमक ले आओ, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म, सो कंजेनाइटल होता है, मतलब बचपन से ही हो रहा है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर बच्चे को पहले से हो गया, मदर जो है नमक नहीं खा रही है, मेरा मतलब आयोडीन नहीं ले रही है बॉडी में। अच्छा, ये जो आयोडीन कुछ एसेंशियल होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था, कुछ एसेंशियल आयन होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल जो बॉडी खुद ही जनरेट कर लेती है, एसेंशियल जो कि तुमको बाहर से लेना ही लेना पड़ेगा, और कुछ होते हैं सेमी एसेंशियल, ठीक है। तो आयोडीन उन्हीं में से कैटेगरीज में आते हैं, नॉन एसेंशियल तो बिल्कुल नहीं है, सेमी एसेंशियल या फिर एसेंशियल वो है, ठीक है ना, अभी मेरे को कन्फर्म नहीं है, बट सेमी एसेंशियल आयन है या फिर एसेंशियल आयन, ठीक है। तो अगर भाई कोई प्रेग्नेंट मदर है, नहीं खा रही है आयोडीन ढंग का, उसको थायराइड का इशू हो गया, तो बच्चों को भी इफेक्ट पड़ेगा, बाय द क्रेटिनिज्म नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, मेंटली रिटार्ड रहेगा, लो IQ रह जाएगा भाई, एबनॉर्मल स्किन, और डेफ भी हो सकता है, ओके। बाकी अगर एडल्टहुड में एक प्रॉब्लम आती है मिक्सोइडिमा, जिसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। सो अगर कोई भी मेरी बहनें हैं, ठीक है, उनको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों देश का नमक टाटा नमक, हाँ, आयोडीन खाइए, ठीक है भाई, सिंपल गोइटर। I2 ये थोड़ा सा अगर कम हो जाता है आयोडीन की कमी अगेन, तो ये इन्लार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड्स हो जाएगा। अब भाई बॉडी सोचती है क्या मेरे अंदर जान नहीं है, सिंपल गोइटर में क्या मेरे अंदर जान नहीं है, तो सारी जान जो है वो अपनी जान लगा देता है गोइटर, मतलब थायराइड, वो अपना जान लगा देता है कहाँ पे, सारा ग्लैंड की जो मसल्स हैं, सेल्स, कि भाई और बड़े हो, निकलेगा कैसे नहीं, ठीक है ना, आयोडीन, तो बेचारा उसी की कोशिश में इन्लार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड्स हो जाता है, ओके। बाकी एक और है हशीमोटो, जो कि ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ओके। बाकी हाइपरथायराइडिज्म में एक ही डिसीज़ है, ग्रेव डिसीज़, जिसको एक्सोप्थेल्मिक गोइटर बोलते हैं, ओके। तो इसमें होगा क्या भाई कि प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स हो जाता है, मतलब कि ग्लैंड जो है एनलार्जमेंट हो जाती है उसकी, कि भाई ऐसी आंखें निकलने की जैसे मेढक है भाई, होता है भाई तेरी मेढक जैसी आंखें हैं, बल्ज ढाई है पूरी ऐसा करके, ठीक है। तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, एक तो कैंसर नोड्यूल्स हो सकता है, या फिर नोड्यूल्स हो सकते हैं। कैंसर मतलब कि फालतू का सेल डिवाइड कर रहा है, नोड्यूल्स मतलब कि एक सिंपल सी ऐसे स्टोनी टाइप का एज बन गया, ठीक है। तो आओ दोस्तों दिखाता हूँ मैं तुमको क्या एनसीईआरटी बता रखी है इन बीमारियों के बारे में। डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन हमारी डाइट में हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। सो हाइपोथायरॉयडिज्म कहीं भी आएगा तो क्या बोलना है, देश का नमक टाटा नमक खाइए, आयोडीन की कमी दूर करिए, ठीक है। तो सिंपल जो अपना गोइटर रहता है, इन्लार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, सिंपल सा। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉज करेगा डिफेक्टिव, ओके, डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ द, ठीक है। अगर बच्चा भाई है तुम्हारी मतलब कोई भी प्रेग्नेंट मदर है,
ढंग से नमक नहीं खा रही, क्या हो जाएगी बीमारी, बोलो बोलो, क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म क्या होगा, एबनॉर्मल स्किन, दिमाग का अच्छा नहीं रहेगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलेंगे गधा बच्चा पैदा किया मैंने, क्यों भाई, नमक खाना था ना, ठीक है। क्रेटिनिज्म मेंटल हेल्थ, ठीक है। रिटार्डेशन, लो IQ और डेफ हो सकता है, ओके। सो जोक्स अपार्ट, इसको सीरियसली मत लेना दोस्तों, ठीक है। ओके था हाइपोथायराइडिज्म में अगर कुछ महिलाएं हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम आ रहा है रेगुलर, तो उस बीमारी को हम मिक्सोइडिमा बोलते हैं। एनसीईआरटी में नेम नहीं दिया है बट कॉन्टेक्स्ट दिया गया है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इरेगुलर, तो इसलिए हमने मिक्सोइडिमा बोल दिया है। अब ड्यूरिंग द कैंसर, ओ सॉरी दोस्तों, ड्यू टू है, ड्यूरिंग नहीं, ड्यू टू कैंसर थायराइड ग्लैंड्स और ये डेवलपमेंट चल रहा था, ठीक है। तो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि ड्यू टू कैंसर हो गया है कहीं पे थायराइड ग्लैंड्स में, या फिर डेवलपमेंट हो गया है नोडुल्स का थायराइड ग्लैंड में, तो वो सिंपल गोइटर की बीमारी होती है। तो रेट ऑफ सिंथेसिस सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा एबनॉर्मली हाई, जिसकी वजह से कंडीशन हो जाएगी हाइपरथायराइडिज्म। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये हाइपो वाला सब कुछ रीजन हो गया। अब होगा क्या कि अगर रेट ऑफ सिंथेसिस बढ़ गया है भाई दोस्तों, ठीक है, सिक्रिएशन भी बढ़ गया है थायराइड वाले हार्मोन्स का, ठीक है ना, सब कुछ एकदम स्काई रॉकेट हो गया है, ठीक है। तो उसमें हाइपर थायरॉइडिज्म वाली कैटेगरी आती है। तो इसमें होगा क्या दोस्तों, देखो, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर नाम की चीज़ें आती हैं हाइपरथायरॉइडिज्म में। प्रोट्यूजन मतलब कि बाहर निकल रही हैं आइटम, और इसको ग्रेव डिसीज बोलते हैं, ठीक है ना। वेट लॉस होगा, मेटाबॉलिक रेट वेट इंक्रीज, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, मेटाबॉलिक मतलब कि भाई जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन है वो इंक्रीज हो गई हैं, वो वाली रिएक्शंस, ओके। अब एक और है थायराइड प्ले इंपॉर्टेंट रोल, लो भाई एजर्शन बेस्ड रीजन, बाकी ये सब तो फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा काम का भी है, ओके। रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, सपोर्ट करेगा प्रोसेस एंड द रेड ब्लड सेल ऑफ द फॉर्मेशन, तो कंट्रोल करेगा मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स दोस्तों, ठीक है। तो मेंटेनेंस होगा पानी का, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस का इन्फ्लुएंस करेगा थायराइड हार्मोन। तो हमारे चचा ये बताना चाह रहे हैं कि थायराइड हार्मोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है BMR कंट्रोल करने के लिए, बेसल। तो हमने बेसल मेटाबॉलिक रेट तक देख लिया था। एक्चुअली बीच में मेरा टैब ही भाई स्विच ऑफ हो गया था रात में, तो अभी ये सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑफिस में। तो दीज आर द हार्मोन्स, तो ये सारा कुछ जो रहेगा ये सपोर्ट करेगा ऑफ कोर्स फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी, एरिथ्रोपोइसिस इसको बोलते थे, ओके। और थायराइड हार्मोन जो है कंट्रोल करेगा वही मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वही चीज़ हो गई सेम, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, सिंपल। तो दूसरा, पहला तो देख लिया हमने थायराइड का BMR कंट्रोल करना, उसके अंदर प्रोटीन, फैट और सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, कार्ब्स। उसके बाद दूसरा क्या काम था इसका, मेंटेनेंस ऑफ वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करेगा। और तीसरी चीज़ क्या है, प्रोटीन हार्मोन जो है वो सिक्रेट करता है। तो प्रोटीन हार्मोन को हम बोलते क्या है इधर पे, TCT क्या करेगा, विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कौन देखेगा, थायराइड से, वो प्रोटीन हार्मोन देखेगा, ओके ओके। तो अभी आते हैं पैराथायराइड के अंदर, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है इसमें भी, अरे आजा। पैराथायराइड ग्लैंड को हम बोन मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड होता है उसमें कैल्शियम आयन का नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन्स इनको हम बोलेंगे, ठीक है। अब एंटागोनिस्ट टू थायरोकैल्सिटोनिन है ये, मतलब थायरोकैल्सिटोनिन ये जो था इसका जस्ट इसी का एंटागोनिस्ट है पैराथायराइड का, ठीक है। ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा कैल्शियम का बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, और कहाँ से, डाइजेस्टेड फूड से और बोन का मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो प्रोटीन हार्मोन है TCT या फिर थायरोकैल्सिटोनिन, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड में कैल्शियम का लेवल। तो बेसिकली करता क्या है कि ये हाई नहीं होने देता और ना ही बहुत ज़्यादा लो, तो रेगुलेट करेगा। तो ब्लड का बेसिकली ये काम रहता है इसका मेनली कि थोड़ा सा लो लेवल पे रखे, ठीक है। वेराज ये जो हमारे पैराथायरॉयड वाले हैं हड्डी के बीच में, मतलब कहाँ गया, ऐसे ही हमारी हड्डी थी ये इस्टमस रीजन, यहाँ पे ये जो थे ये क्या करा रहे हैं, बोनमिस्टर का नाम है। तो ये इसका जस्ट अपोजिट करा रहे हैं कि तुम्हारा कहाँ कहाँ से तुम कैल्शियम ला सकते हो, दे आर बी लाइक, देखो भैया ऐसा है, हमको कैल्शियम की जरूरत है, तुम कर्जा में दो, तुमको दिक्कत हो फिर भी दो, आई डोंट केयर। तो ये क्या करते हैं भाई, पहले हड्डी का चूरा बना के उससे कैल्शियम निकाल लेंगे, उससे भी कैल्शियम आयन एब्जॉर्ब करेंगे सबसे पहला तो। और इसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी भी हो जाती है पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से, एंड उसी के साथ ऑक्सीटोसिन जो मिल जाता है, ठीक है। तो दूसरा कहाँ से आएगा, डाइजेस्टेड फूड, कुछ भी खा रहे हो कैल्शियम आयन थोड़ा बहुत तो भी गई, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम। और उसके बाद तुम्हारे रीनल ट्यूब्यूल्स में जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल आयंस होते हैं वो भी रीअब्सॉर्ब करता है, तो मैक्सिमम लेवल पे रीअब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। तो NCERT में लिखा हुआ है कि 4
पैराथायरॉइड ग्लैंड है, सिंपल सा। बैक ऑफ द साइड डोर्सल, बैक मतलब डोर्सल। वन पेयर, एक पेयर है, मतलब कि दोनों में, दोनों साइड पे दो दो। ओके। तो पैराथायरॉइड पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड मतलब कि पेप्टाइड हार्मोन है, तो ये कैसे रहेंगे हमारे, पानी जैसे। बिल्कुल सही। पैराथायरॉइड हार्मोन इसी को बोलेंगे हम। सिक्रेशन अगर ये होता है तो कैल्शियम आयंस का जो सर्कुलेशन लेवल है वो इंक्रीज कराता है। ओके। और अगर एक्सेसिव हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की दिक्कत हो जाती है। ठीक है। पैराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच जो है वो कैल्शियम लेवल इन ब्लड देखता है, इंक्रीज करता है बेसिकली। तो एक्ट ऑन बोन्स, बोन का चूरा बना के भाई उससे ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, खाने से निकालेगा ही, और डीसीटी ट्यूब्यूल से भी, उससे भी निकालेगा। ओके। इंक्रीज इन ब्लड, अच्छा तो इससे वही कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा। अलॉन्ग विद द टीसीटी इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन बॉडी। ठीक है। अगर तुमको ये बोल दिया जाए कि पैराथायरॉइड हार्मोन प्लेज इन सिग्निफिकेंट रोल इन वो कैल्शियम का बैलेंस, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सिग्निफिकेंट रोल है टू बैलेंस द अपना कैल्शियम का लेवल। ओके। और सेम एज यहाँ पे भी है, तो इसमें तो ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं लिखा है, बट यहाँ पे सिंपल लिखा है रेगुलेट करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल। बट यहाँ पे भी समेट के भाई बोल दिया है अलॉन्ग विद द टीसीटी, मतलब ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है इसी के साथ साथ हमारा कैल्शियम बैलेंस के लिए पैराथायरॉइड हार्मोन भी इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। ठीक है। नाइस। तो सिग्निफिकेंट वाली लाइन इसके लिए भी लगेगी और पैराथायरॉइड हार्मोन के लिए भी लगेगी। ये थाइमस के बारे में कि देखो, पैराथायरॉइड के कुछ अपनी बीमारियां हैं। पैराथायरॉइड पीटीएच के डिसऑर्डर, सबसे पहले अगर हाइपो है तो टिटैनी हो जाएगी, अकड़ जाएगी मसल्स। कैल्शियम 2 पॉजिटिव वाला जो सीन है मसल्स में वो होगा नहीं। तुमने ये पढ़ा था ना अब लोकोमोशन वाले चैप्टर में कि एक्टिन और मायोसिन साइट होती है जहाँ पे कैल्शियम आयन वाले चचा जो थे वो मास्क कर रहे थे, मतलब उसको छुपा रहे थे, तब जाके वो स्लाइड ऊपर आ रहा था, है ना। तो वही वाली चीज़ें हैं। तो टिटैनी हो जाती है। ओके। अगर लो हो जाता है कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ओके। अगर हाइपर की बात करता हूँ तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है कि बोन का भाई चूरा बना के सब कुछ ही निकाल लिया, तो अब जो हड्डी है वो छेद वाली हड्डी हो गई है जिसमें कुछ जान रह नहीं गई, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसीलिए जो मदर्स होती हैं इन लेट एज उनका थोड़ा सा ये वाला इश्यू रहता है, हाँ वाला ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑल। ठीक है। अभी थाइमस की बात करते हैं। थाइमस कुछ नहीं भाई, इसको हमने बोला था क्या, हेजिंग ग्लैंड के साथ साथ एक और नाम दिया था मैंने इसको, आर्मी मनिस्टर। आर्मी मनिस्टर क्यों, क्योंकि ये लिम्फोसाइट बनाने में काम आता है। ठीक है। तो इसकी लोकेशन सबसे पहले आती है बिटवीन द लंग्स, ऑफ कोर्स लंग्स के बीच में, यहाँ पे नीचे पे प्रेजेंट रहेगा, और बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा। गॉट इट। बाकी डीजनरेट करेगा, तो ये क्या है, एजिंग ग्लैंड इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये डीजनरेट कर जाएगा ओल्ड एज पे। ओके। इम्यून रिस्पॉन्स जो रहता है काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, इसीलिए ओल्ड एज वाले पीपल्स पे। पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड प्रोटीन मतलब पानी जैसा है दोस्तों। तो इसके लिए क्या लगेगा, सेकंड मैसेंजर लगेगा, कैम मैकेनिज्म और वो सारा कुछ जो अभी बताया था, थाइमोसिन। तो ये जो थाइमोसिन है ये मेरा टी लिम्फोसाइट बनाएगा और प्रमोट करेगा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है, मेमोरी स्टोर वाली, कि भाई ये आया था पिछली बार तो मुझे ऐसे ऐसे इसके साथ लड़ना है, तो इस बार मैं तुरंत ही वो सारे तरीके जो हैं लगा देता हूँ। सो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी है। और टी लिम्फोसाइट तो एक्चुअल में जो सबसे पहला अगर इन्फेक्ट करता है पीपल तो टी लिम्फोसाइट जाएगा। ओके। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी इसको बोलते हैं अपन। ओके। थाइमस ग्लैंड मेरा एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, लोब तो पता ही होगा तुमको ऑफकोर्स, ऐसा कुछ करके। ठीक है। तो बिटवीन द लंग्स है, बिहाइंड स्टर्नम है, और वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा। अगर यहाँ पे डॉर्सल कर देगा, डॉर्सल साइड ऑफ आयोटा, तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान देना। अगर फ्रंट कर देगा या फिर वेंट्रल कर देगा यहाँ पे तो भी गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये डॉर्सल है, या फिर बिहाइंड बोल लो ज़्यादा बेटर है। ओके। बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिटवीन द लंग्स। ओके। ये ध्यान देना, ईजी सा है, इतना कुछ है नहीं। ओके। सो डेवलपमेंट करेगा अपना इम्यून सिस्टम का, वही पेप्टाइड हार्मोन्स है, थाइमोसिन इसका नाम है, और डिफ्रेंशिएट करेगा टी लिम्फोसाइट को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने के लिए। ओके। थाइमोसिन ऑल्सो प्रमोट करेगा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो अभी हमने थाइमस के बारे में क्या पढ़ा, एजिंग ग्लैंड, बिटवीन लंग्स, अपना डॉर्सल साइड कहाँ पे, अरे वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा, और बिहाइंड स्टर्नम। ओके। और इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट इट, सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटेड। ये सारा हो गया। थाइमस डीजनरेट करेगा ओल्ड में, इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्स का ओल्ड एज वाले लोगों को इसलिए कम होता है। ओके। सेकेंडरी मैसेंजर इसके लिए जरूरी रहेगा। इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, एजिंग वाला है, तो एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे, और लोकेशन जो है बिटवीन द लंग्स, वेंट्रल टू एओर्टा एंड बिहाइंड स्टर्नम है इसका। ओके। अभी हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड का। एड्रीनल ग्लैंड भाई बहुत अच्छा सा ग्लैंड है, ये काफ़ी ईजी सा है। ठीक है। देखो, तो ऐसे मैं भाई बना रहा हूँ क्या, तरबूज, वाटरमेलन खाया है ना दोस्तों, हाँ।
तो तरबूज की भाई 3-4 पट्टियाँ बना दो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। सबसे अंदर जो रहता है वो ल्यूमन का पार्ट है, ओके। यहाँ पे एनालॉजी है जस्ट। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो रहेगा वो मेरा सबसे अंदर का ल्यूमन होता है और सबसे बाहर का एड्रिनल का कॉर्टेक्स बोलते हैं। हमने हमेशा देखा है कि जैसे मान लो किडनी है तो उसमें बाहर वाला जो पार्ट था इसको हम कॉर्टेक्स बोल रहे थे, इसके अंदर वाले जो पार्ट है उसको मेडुला बोल रहे थे, है ना। सेम एज यहाँ पे भी है कि बाहर का कॉर्टेक्स, अंदर का मेडुला, सबसे अंदर का मेडुला। पहला पॉइंट क्लियर। तो अब ये जो बाहर की जो लेयर्स हैं इसको हम GFR से याद करते हैं, ठीक है ना। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर रहेगा, फेसिकुलेटा मिडिल में रहेगा, रेटिकुलेट अंदर रहेगा, ठीक है। तो अब तुम मान लो भाई तरबूज में क्या कर रहे हो, सबसे आउटर लेयर पे तुमने नमक लगा दिया है, फिर तुम्हें मन किया कि नहीं यार आज मैं नमक खाने का नहीं मन है, तो फिर तुमने उसके अंदर शुगर लगा दी एफ वाले रीजन पे, और फिर तुमने सबसे अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर वाला चीज़ें हैं उसके लिए तुमने कर दिया चीज़ें, ठीक है। तो एक लॉलीपॉप है जो कि बाहर से बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, उसके अंदर वो शुगरी टाइप सी है, और उसके भी अंदर वो सेक्सुअल डिज़ायर टाइप सी है, ठीक है। गॉट इट। तो आउटर मिडिल इनर, होप तो समझ आ गया हो। सो गोल सा सॉल्ट है, फैसी सा शुगर है, और रेटी सा सेक्सुअल डिजायर्स है, ओके। बाकी एड्रीनल मेडुला की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सबसे अंदर रहेगा, ओके। सो एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज कराएगा, ओके। कैटाकोलामाइंस, इसके जो सिक्रेशंस होता है उसको हम कैटाकोलामाइंस बोलते हैं, सिंपल सा स्ट्रेस हार्मोन भी होते हैं या फिर इमरजेंसी हार्मोन तुम बोल लो, ठीक है। फ्राइट फ्लाइट और फाइट करने में मदद करेगा। एड्रिनल ग्लैंड के 4S ग्लैंड्स होते हैं, गॉट इट। तो अब कैटाकोलामाइंस ये सारा कुछ है, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन, तो ये कराएगा क्या है, ये अलर्टनेस, प्यूपिल का डायलेशन, स्वेटिंग, पाइलोरेक्शन, गूजबम्स है। पाइलोरेक्शन का मतलब हार्ट बीट इंक्रीज कर देगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देगा, कार्डियक आउटपुट, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर देगा, और ग्लाइकोजिनोलिसिस कर देगा इंक्रीज, और इंक्रीज कर देगा ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अच्छा अगर तुमको मैं और प्यार से बताऊं तो हमने पढ़ा था कि अरे कौन सा है, सर्कुलेशन चैप्टर पे, तो वहाँ पे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो सिंपल वाली जो चीज़ें थी वो इंक्रीज कर रही थी, और पैरा सिंपल वाली जो चीज़ें थी वो डिक्रीज कर रही थी। तो अगर मैं तुम्हें और प्यार से बताऊं तो वहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड का भी हार्मोन्स का फंक्शन था, जिसमें वो बताया था कि कार्डियक आउटपुट एंड ऑल सब कुछ इंक्रीज होता है। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो एड्रीनल ग्लैंड है जो कार्डियक आउटपुट, रेस्पिरेटरी रेट सब कुछ इंक्रीज कर रहा है अलॉन्ग विद द ग्लाइकोजीनोलिसिस, ओके। जीनोलिसिस का मतलब होता है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना रहा है और ATP फॉर्म करेगा, ओके। ब्रेक डाउन ऑफ द लिपिड और प्रोटीन का भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर ग्लूकोज नहीं है तो ग्लाइकोजिनोलिसिस इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, तुम्हारे पास एक भाई कैंडी टाइप से है जो कि बाहर से गोल सी शुगर मतलब गोल सी वैसी है सॉल्टी सी, और अंदर से जब तुम जा रहे हो तो फैसी सी जो है वो शुगरी है, और जब अंदर से रेटी सी देख रहे हो तो रेटी सी सेक्सुअल डिजायर टाइप सी है, ओके। तो ग्लोमेरुलस मेरा, इसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। सॉल्ट जो है NaCl, सॉल्ट मेटाबॉलिज्म में काम आएगा ये, ठीक है। तो इसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोल सकते हैं। हमें पता है Na जो है वो मिनरल है एक टाइप का, ओके। तो इसको मैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोल दूँ, ओके। एग्जाम्पल ले लो एल्डोस्टेरोन, ओके। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वाटर में काम आएगा। बाकी फैसी सी मैंने बताए थे, फैसी में शुगर आ रहा है तो ये शुगर मेटाबॉलिक कराएगा, और शुगर का मतलब ये होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल से मैंने एक और बताया था एडिसन डिसीज के बारे में, है ना। बाकी ये जोना रेटिकुलरिस की बात करता हूँ तो रेटिसी सेक्सुअल डिजायर जो कि सेक्स कॉर्टिकॉइड रहेगा, स्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ऑल स्टेरॉइडल वाले हार्मोन जो कि ग्रोथ ऑफ द एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, गॉट इट। सो हमने 3 लेयर पढ़ी कॉर्टेक्स की, कॉर्टेक्स बाहर वाला रीजन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो 3 लेयर GFR, गोल सा सॉल्ट है, सॉल्ट मेटाबॉलिज्म कराएगा, और सॉल्ट एक टाइप का मिनरल है तो उसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलेंगे, इसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। दूसरा हमने देखा कि ये मेरा जोना फेसिकुलैरिटी जो भी है वो फेसिकुलेटा है, फैसी सी आ रही थी शुगर, तो शुगर मेटाबॉलिज्म कराएगा, तो शुगर से आता है ग्लूकोज से, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो इसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल क्या है, एक टाइप का शुगर है, कॉम्प्लेक्स। और बाद में देखा था हमने जोना रेटिकुलरिस जो कि सेक्सुअल डिजायर के लिए, तो इसका मतलब है कि सारा जो कुछ भी ऑल स्टेरॉइडल हार्मोन है, सेक्स कॉर्टिकॉइड, तो ये रहेगा। तो इससे प्यूबर्टी के पे मैच्योरेशन वाले जो सारे सिम्टम्स है वो शो करेगा, गॉट इट। तो अब हम बात करते हैं एंडोस्टेरोन करेगा क्या एक्चुअल में। ये मेरा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर कराएगा फ्रॉम द DCT, पहले से ही पढ़ा है भाई एक्सक्रीशन पे। तो और एक्सक्रीट करेगा कैल्शियम वाला, सॉरी ये क्या है, पोटेशियम आयन और फॉस्फेट का आयन, ओके। मेंटेन करेगा क्या, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर और ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। तो कहीं पे भी तुमको पानी या फिर मिनरल का कुछ बैलेंसिंग टाइप का लग रहा है तो सबसे पहले तुमको क्या बोलना है आंख बंद करके, फ्लूइड बैलेंस, गॉट इट। उसके बाद
जब फ्लूइड है तो ऑस्मोटिक बैलेंस तो कराएगा। ऑस्मोटिक क्या है? ऑस्मोटिक कुछ नहीं भाई, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे जैसे मैं डीप मेडुला के अंदर जाता हूँ एड्रिनल वाले, या फिर किसी में भी, मान लो किडनी में, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, तो इसीलिए ऑस्मोटिक का बैलेंस लग जाएगा। और जब ब्लड का वॉल्यूम कमेगा या घटेगा तो ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट हो ही जाएगा अपने आप। ओके, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर हाँ तुम्हें ये समझ आ गया होगा, आई एम डैम श्योर। ठीक है, तुम्हारे पास एक मीठी सी कैंडी है जो गोल सी सॉल्ट है और अंदर से फैसी सी शुगरी है, और सबसे अंदर से वो रेटी सी सेक्स कॉर्टिकॉइड है। ओके, सेक्सुअल डिजायर। ओके, एड्रीनल, वन पेयर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड है, वन एट एंटीरियर पार्ट। अच्छा, ये जो है एंटीरियर पार्ट नहीं, पोस्टीरियर पार्ट पे या फिर स्टमक के पास। ठीक है, ये एनसीईआरटी पे अपडेट हुआ है अभी भी। पार्ट ऑफ ईच किडनी, किडनी के ऊपर पड़ा हुआ है इसलिए पोस्टीरियर बोला जा रहा है। ओके, द जो ग्लैंड है पूरा दो टाइप के टिश्यू से लोकेटेड है, विद द एड्रीनल मेडुला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। अच्छा, इसको हमने मीजो एक्टोडर्मल ओरिजिन पढ़ा है। गॉट इट? देखो कहाँ गया। तो एड्रीनल का कॉर्टेक्स वाला पार्ट मीजो है और मेडुला वाला एक्टो है। गॉट इट? तो मीजो वाला है मेरा, मीजो वाला है कॉर्टेक्स, और एक्टो वाला है मेडुला रीजन। गॉट इट? तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो एम है वो सी से है और ये जो ई है वो एम से है। ओके, या फिर एम सेम नहीं हो सकता। एड्रिनल कॉर्टेक्स मेडुला, आउटसाइड में ऑफ कोर्स कॉर्टेक्स रहता है ऑलवेज, चाहे किडनी हो चाहे कहीं कोई हो। ओके, अंडर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स की अगर मैं बात करूँ तो एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर कर सकता है मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, और एक्यूट वीकनेस, फटीग, ये सब कुछ। ठीक है, तो एडिशन डिसीज क्या होती है? एडिशन डिसीज, ठीक है, तो एडिशन डिसीज के बारे में, डिसीज के बारे में मैं तुमको और अच्छे से बताऊंगा, नीचे मैंने लिखा हुआ है। ओके, बाकी एक अगर मैं तुम्हें बता दूं तो ये मेरी ही प्यारी सी ट्रिक है कि एडिशंस मतलब कि आदि मानव का बच्चा, बेसिकली उसको खाना नहीं मिल रहा है, मतलब कि आदि मानव का बच्चा जो है उसके पास कॉर्टिसोल नहीं है, या फिर तुम बोलो ग्लूकोज हॉर्मोन, जिसकी वजह से उसको फैटीग हो रहा है और वीकनेस फील कर रहा है वो। ओके, तो तुम डायग्राम में भी देख सकते हो कि एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पड़ा हुआ है, तो पोस्टीरियर पार्ट पे है। ओके, बाकी एड्रिनल ग्लैंड का कैसे क्या क्या है पूरा लिखा हुआ है। सो अच्छा, हाँ, कैटाकोलामाइंस अगर तुमने अच्छे से नहीं समझा, वापस से समझा देता हूँ कि एड्रिनल मेडुला जो है उसका दो पार्ट होता है, एक तो होता है एपिनेफ्रिन और एक होता है नॉन एपिनेफ्रिन। इन दोनों को मिला के मैं कैटाकोलामाइंस बोलता हूँ, और इसमें सब कुछ चीज़ें इंक्रीज होती हैं। ओके, हार्मोनल फंक्शन है बेसिकली बॉडी का पूरा। ओके, तो क्या क्या इंक्रीज होगा मेरा? कार्डियक आउटपुट, रेस्पिरेटरी रेट, और ग्लाइकोजिनोलिसिस, और पाइलोइरेक्शन, और एलर्टनेस। ठीक है, तो एड्रिनल मेडुला दो हार्मोन है, एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन। ठीक है, सो ए ई बोल लो चाहे तो, या फिर एन बोल लो। ठीक है, एन और ए ई, मतलब कि एड्रिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रिनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। व्हाट इट? ए ई नानी, ए ई नानी। सो एड्रेनलिन ये वाला, ठीक है, चीज़ें रिस्पॉन्स करेगा अपना स्ट्रेस के टाइम पे और ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, या फिर हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट, सिंपल सा, सारा कुछ इंक्रीज। ये बात इंपॉर्टेंट है जो कि पूछी जा सकती है कि स्टिमुलेट करेगा ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन मतलब कि ग्लूकोज बनाएगा दोस्तों, इंक्रीज कर देगा कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, सिंपल। ओके, सो स्टिमुलेट कर रहा है सब कुछ, ये टूटना उठना सारा कुछ तोड़ फोड़ वाला काम भी यही हो रहा है। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स का रीजन जो है 3 लेयर पे डिवाइडेड है, जी, एफ, आर, ये बाहर से अंदर साइड के लिए। ठीक है, गोल सा अपना सॉल्ट वाला है, कहाँ गया गोल सा, अंदर से बता रहे। ठीक है, मतलब रेटिकुलरिस जो है सबसे अंदर की लेयर है, और फिर फेसिकुलेटा मिडल, जोना ग्लोमेरुलसा आउटर। कॉर्टेक्स का बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जिनको हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स सिंपल सा है। तो अब बेसिकली होता क्या है कि ये सारा कुछ जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है या फिर ग्लूकोज, उसको तुम कॉर्टिसोल बोलते हो। ओके, जो कि मेनली होता क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिसोल क्या है? मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर करेगा। और फिर आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किसको बोल रहे हैं हम? ग्लोमेरुलस सब है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड किसको बोल रहे हैं? एक सेकंड दोस्तों रुको, क्या नेक्स्ट लेवल चीज़ें लिख रखी है इन्होंने। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरल है मेरा, मतलब ग्लू गोल सा। और क्या बता रखा है इसने? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ये शुगर वाला है, मिडिल लेयर कहाँ है? फेसिकुलेटा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजिनोलिसिस, लाइपोलिसिस और प्रोटियोलिसिस, इनिबिट करेगा सेलुलर अपडेट और यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड बढ़ाएगा। कॉर्टिसोल जो है ये मेरा मेंटेन करेगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी और किडनी के भी फंक्शंस।
वही कार्डियोवास्कुलर में अभी मैंने बताया था कि सारा कुछ ये इंक्रीज हो जाता है, तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है और रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाता है डायरेक्टली ही, क्योंकि हार्मोन से। और एंटी इन्फ्लेमेटरी पे भी काम आएगा, रिएक्शन पे सप्रेस करेगा अपना इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, स्टिमुलेट करेगा आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। मतलब कि यहाँ पे भी एरेथ्रोपोइसिस हो रहा है दोस्तों। तो एरेथ्रोपोइसिस कौन कौन करवाने में मदद कर रहा था? एक तो पैराथायरॉयड हार्मोन और दूसरा एड्रिनल वाला पार्ट, ओके, कॉर्टिसोल का रीअब्जॉर्प्शन वही एन और इसका, और एक्सट्रीगेट कराएगा पोटेशियम आयन और फॉस्फेट का आयन, PO4 टू नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन है। एल्डोस्टेरोन हेल्प करेगा मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, और ब्लड प्रेशर भी सिंपल सा। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी होते हैं जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ही सिक्रेट होगा बाय विच लेयर? रेटिकुलर एसिस। गोल्सा सॉल्ट, गोल्सा सॉल्ट था, फैसीसा शुगर था, और रेटिसा ये स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स थे, ओके। बाकी प्यूबर्टी के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो शो करेगा सब उसके तरह। अभी जो मैंने डिसीज़ के बारे में बोला था, डिसीज़ में एड्रेनल ग्लैंड पे है थोड़ा सा अच्छा अच्छा हाइपो, अगर कॉर्टेक्स का है, हाइपो वाला है सिस्टम, तो अंडर प्रोडक्शन की वजह से एडिशन डिसीज होगा। यहाँ पे मिनरल कम मिलेगा उस बच्चे को और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम मिलेगा दोनों, जिसकी वजह से उसको एक्यूट वीकनेस और फटीग फील होगा। तो आदि मानव का बच्चा, उसके पास खाना नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको फटीग और वीकनेस फील करे। अब भाई आदि मानव है पहले का, इतना कौन ही भाई फूड स्टोर करके रखता है ना। तो अभी हाइपर की मैं बात करता हूँ। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरल से क्या आता है? अभी बताया था सॉल्ट वाला, सॉल्ट मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज से क्या आएगा? शुगर मेटाबॉलिज्म। शुगर कहाँ पे था? पैसिसा। और ये कहाँ से था? गोल सा, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सो कौन सी डिसीज इसको हम बोलते हैं जहाँ पे अपना सारा कुछ ये एब्जॉर्प्शन ऑब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बीपी बढ़ जाएगा और सारा कुछ आयंस लेस रहेंगे, ठीक है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज जब हो जाता है तो एक कशिंग सिंड्रोम हो जाता है इसमें। कशिंग सिंड्रोम कुछ नहीं होता, एक कशिश नाम की लड़की है जो कि दवाई दबा के खाना खा रखी है, ठीक है ना। इसीलिए उसका जो मुंह हो गया है भाई, चंदा मामा की तरह दिख रहा है, और सेंट्रल ओबिसिटी हो गई है। फिर एक्स्ट्रा उसके पास बफेलो हेम्पपी आ गया। सो जबरदस्ती का भाई ग्लूकोज ठू से जा रही थी कशिश नाम की लड़की, जिसको एक सिंड्रोम हो गया ग्लूकोज खाने की वजह से, उसका चंदा मामा जैसा मुंह हो गया और सेंट्रल ओबिसिटी के साथ साथ बफेलो हम्प फ्री में मिल गया उसको, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्स कॉर्टिकॉइड का है, अगर हाइपर सिक्रिएशन हो गया है, एड्रिनल वर्निलिज्म इसको बोलते हैं, और मेल में गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है। गायनेकोमेस्टिया तो भाई जिम वाले होंगे जो, उनको पता होगा कि ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाता है, ओके, और हाई पिच वॉइस हो जाती है, जैसे वो होता है ना छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, या फिर फीमेल लाइक वॉइस वैसा हो जाती है मेल की। तो इधर पे एड्रिनल की, फीमेल के अंदर ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर आ जाएगा, मेल लाइक वॉइस हो जाएगी, और ये सारा कुछ स्यूडो, ये क्या लिखा है, स्यूडो हर्मोफ्रोडाइटिस, तो इनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस करके है कुछ, ठीक है, ये हो जाएगा। पेनक्रियाज की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सिंपल सा है, पेनक्रियाज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे ग्लैंड्स में से जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो एड्रिनल होता है, पेनक्रियाज होते हैं दबा के, और बाकी पैराथायरॉयड हार्मोन हार्मोन तो वाला है ही, पर ये दोनों और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ दोस्तों पेनक्रियाज देखते हैं। पेनक्रियाज कुछ ना भाई ऐसे डब्बे के ऊपर डब्बा और फिर ऐसा रेक्टेंगुलर सा कुछ समथिंग, ओके, डंडा है वो, क्या, इसको कैसे बताऊँ मैं, ठीक है समझ जाओ तुम। हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। एक्सोक्राइन में ये सब एसिनाई वेसिनाई है, 98 से 99%। तो पैनक्रियाटिक जूस है इसका, ट्रिप्सिन से इसको नहीं देखते हैं, ये डाइजेस्टिव का पार्ट था। एंडोक्राइन पे जो है मेरा आइसलेट ऑफ लैंगरेंस होता है, जहाँ पे 1 से 2 मिलियन, 1 से 2% ऑफ ये सारी चीज़ें होती हैं, जो कि सिक्रेट कराएगा हार्मोन अल्फा बीटा एंड थीटा गामा, क्या है ये, हाँ, अल्फा बीटा, और ये वाला डेल्टा सेल्स। तो ये जो अल्फा है 15 से 20 में रहता है, और बीटा जो है 65% रहता है। तो ये तो काम का भी नहीं है इतना ज़्यादा, सोमैटोस्टेटिन वाला है, ठीक है। अल्फा जो है मेरा ग्लूकागॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बीटा जो होते हैं वो इंसुलिन के लिए है। बाकी ये डेल्टा है, आई एम नॉट श्योर उसको डेल्टा बोलते हैं क्या बोलते हैं, बट ठीक है यही होगा मेरे हिसाब से। सोमैटोस्टेटिन जो है रेगुलेट करेगा विद अल्फा बीटा सेल्स, जो कि GH IH को, हाइपरथैलेमिक जो है उसको रेगुलेट कराने में मदद करेगा, ओके। सो पैनक्रियास हेट्रोक्लाइन है, और एक्सोक्राइन में अपना वो एसिनाई वेसिनाई है पैनक्रियाटिक जूस के साथ, मैक्सिमम वही है 98 से 99%, ओके। जो मेरा 1 से 2% है एंडोक्राइन पे, उस पर आइसलेट ऑफ लैंगरहेंस है, विथ क्या 1 से 2 मिलियन, ये सारा इसका नंबर रहेगा, सिक्रिएट करेगा अल्फा बीटा डेल्टा थीटा जो भी है वो, ठीक है। अल्फा वाला ग्लूकागॉन के लिए है, और बीटा वाला इंसुलिन के लिए। ये वाला है भी नहीं NCERT में, सो लीव इट।
ग्लूकागॉन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल होगा और इंक्रीज कर देगा अपना ग्लूकोज। ग्लूका मतलब ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्लड के अंदर बढ़ाओ दोस्तों, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन इसीलिए बोलेगा। तो वो ग्लाइकोजिनोलिसिस कराएगा, ग्लूकोज बनाएगा, प्रोटीन से ग्लूकोज, सब कुछ से ग्लूकोज। और ये थोड़ा सा कंजूस है भाई, इसको तुम बोल लो कंजूस ग्लूकोज, कंजूस ग्लूकोज। और ये भाई थोड़ा सा इसी वजह से अपोजिट। ओके, ये क्या करेगा, अल्फा सेल से क्रिएटेड होगा। इसको लगता है भाई कि जितना मैं पैसा बचा लूंगा, मतलब जितना मैं ग्लूकोज बचा लूंगा, किसी को यूज़ नहीं करने दूंगा, तो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे ब्लड के अंदर। जो कि सही बात भी है दोस्तों, क्योंकि ब्लड बढ़ जाएगा मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा जब किसी को यूज़ ही नहीं करने देगा तो। इसलिए हम इसको हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, ग्लाइसेमिक मतलब कि ग्लूकोज वाला, जो कि हिपैटोसाइट या फिर लीवर पे एक्ट करे ओनली। ठीक है, सो ग्लूकागॉन कहाँ कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, हिपैटोसाइट, लीवर। ओके, इंसुलिन की बात करूँ तो बीटा सेल्स होगा। ये क्या करेगा कि जस्ट ग्लूकागॉन का ऑपोजिट है कि ग्लूकोज, पागल है क्या, ग्लूकोज पैसा बचा के अभी से क्या करेगा है, ग्लूकोज बचा के क्या करेगा। ठीक है, तो इंसुलिन भैया हमारे क्या करते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होते हैं, जो कि अपने एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स वही स्ट्रक्चर वाला पढ़ा है हमने पहले ही, तो उसी पे है। एडिपोसाइट विद अपना हिपैटोसाइट वाले पैक करेगा, जहाँ पे उन्हें बोलते हैं भाई पेल के पैसा खर्च करो, बहुत है पैसा। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजिनोलिसिस करके ग्लाइकोजन बनाएंगे, और ग्लूकोज जो है उसको लाइपोजेनेसिस करके फैट बना देगा। ठीक है, बाकी सेलुलर अपटेक जो है, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज वो इंक्रीज हो जाता है। सिंपल सा याद हो गया दोस्तों। अच्छा हाँ, एक और लिस्ट है ये कि सारे एंटागोनिस्ट हार्मोन्स की कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमने एमएसएच पढ़ा था और मेलाटोनिन पढ़ा था। ठीक है, ये मेलाटोनिन लाइट स्किन के लिए है, एमएसएच मिलानोसाइट है। मेलाटोनिन और मिलानोसाइट अलग है। ओके, नाम सिमिलर सा है, पर मिलानोसाइट जो है ये मेरा डार्क स्किन के लिए, और मेलाटोनिन जो है वो लाइट स्किन के लिए। पैराथायरॉइड हार्मोन पे हमने देखा था कि एक जो है कैल्शियम का लेवल इन ब्लड इंक्रीज कर रहा था और एक खत्म कर रहा था। ओके, कैल्सीटोनिन क्या है, ये लो कर रहा था, वेरएज पीटीएच जो है मेरा, ये T3 T4 और बोन वोन का चूरा बना के कैल्शियम एब्जॉर्ब कर रहा था, ऑस्टियोपोरोसिस। एएनएफ की अगर मैं बात करता हूँ, एट्री नाइट्रियोटिक फैक्टर है ये। ठीक है, जो कि सोडियम एक्सक्रीट करता है। ये कहाँ पे रहेगा, राइट एट्रियम पे प्रेजेंट रहता है एएनएफ फैक्टर। और जो कि अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है बहुत ज़्यादा, तो फिर ये एक्ट करता है और जीएफआर एफआर कम करेगा। एल्डोस्टेरोन बाकी रहेगा, तो एंटागोनिस्ट है कि एनए एब्जॉर्ब करेगा और एएनएफ एक्सक्रीट करता है। ओके, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन तो है ही अपने। होगी बात है दोस्तों। कंपोजिट ग्लैंड है सारा, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है 1 से 2 मिलियन, और नॉर्मल ह्यूमन के पेनिट्रेट प्रेजेंट करता है 1 से 2% ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू। अल्फा बीटा होता है, जो कि अल्फा है मेरा वो ग्लूकागॉन करेगा, और बीटा जो है इंसुलिन के लिए है। ग्लूकागॉन पेप्टाइड हार्मोन मतलब कि पानी, प्ले करेगा इंपॉर्टेंट रोल, मेंटेन करेगा ग्लूकोज का लेवल इन ब्लड। ग्लूकागॉन जो है मेनली एक्ट करेगा लीवर के अंदर बस, और ग्लाइकोजिनोलिसिस कराएगा, मतलब कि क्या, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लाइको, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, और जीनोलिसिस का मतलब, लिसिस का मतलब क्या होता है, बोलो बोलो, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाना। ओके, इंक्रीज ब्लड इन शुगर, हाइपर ग्लाइसेमिक हो जाएगा। और बाकी हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन इसको बोलेगा ग्लूकागोन को। पेप्टाइड हार्मोन है सेम एज इंसुलिन भी, एक्ट करेगा हिपैटोसाइट विद अपना एडिपोसाइट। पेप्टाइड हार्मोन रेगुलेट करेगा ग्लूकोज और हीमोस्टेसिस। तो अगर तुमको बोल दिया जाए कि एक्चुअल में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल कौन कर रहा है, तो इंसुलिन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ कि रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज का बैलेंस मतलब हीमोस्टेसिस, जितना चाहिए उतना ही रहे, उसके लिए इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है। एनहेंस करेगा सेलुलर का सब कुछ, अपटेक ऑफ यूटिलाइजेशन, रैपिड मूवमेंट कराएगा हमारा ग्लूकोज हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट पे तो डिक्रीज हो जाएगा मेरा। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल, इसीलिए हम उसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलिसिस कराएगा, दो इंसुलिन। ठीक है, ये सारा कुछ जो है, तो ग्लूकोज को होमेोस्टेसिस इन ब्लड दस मेंटेन जॉइंटली बाय द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि हीमोस्टेसिस जॉइंटली कराते हैं क्या ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कराते हैं क्या, तो जी हाँ बिल्कुल कराते हैं। ठीक है, हीमोस्टेसिस का मतलब कुछ नहीं दोस्तों, बस बैलेंस है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। हाइपरग्लाइसेमिक ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस हो जाते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, जब इंसुलिन तुम्हारा ढंग से काम नहीं करेगा और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। ओके, तो ग्लूकोज फिर यूरिन के थ्रू निकलने लगता है, और हार्मफुल कंपाउंड्स हैं वो भी फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि कीटोन बॉडीज। ओके, डायबिटिक पेशेंट पे इसको ट्रीट करने के लिए फिर उसको हम इंसुलिन थेरेपी देते हैं। ओके, ये सभी स्टेटमेंट बना सकता है कि डायबिटिक के पेशेंट जो है उसको हम ट्रीट करते हैं विद द इंसुलिन थेरेपी।
काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है, बट ऐसे ही मज़े लेना होगा तो दे सकते हैं। ओके, अगर इंसुलिन कम हो गया तो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस होगा। तो हाइपरग्लाइसेमिक जो है ब्लड इंक्रीज कर देगा, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देगा। तो ग्लाइकोसोरिया या फिर कीटोनूरिया जैसी बीमारी हो सकती है, जिसमें ग्लूकोज इन यूरिन और कीटोन बॉडीज इन यूरिन होता है। ठीक है, डायबिटीज़ दो टाइप की हमने देखी है। एक तो पीटीएच से हो रहा था, ठीक है, जहाँ पे एडीएच जो है वो नहीं एब्जॉर्ब कर रहा था पानी डीसीटी से। इंसिपिडस है वो, डायबिटीज़ इंसिपिडस। मेलाइटस में ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज का लेवल इन ब्लड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ओके, इंसुलिन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। अभी टेस्टिस की बात करता हूँ, तो रिप्रोडक्शन पे ये सारा कुछ तुम और भी अच्छे से पढ़ोगे। तो अभी जस्ट मैं ऊपर ऊपर से चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, कि कौन सा क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो ये मिक्स कॉन्सेप्ट पे पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं अब इसको। पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो स्क्रोटल सैक पे प्रेजेंट रहता है, कुछ ऐसा है। यहाँ पे टेस्टिस स्क्रोटल सैक पे प्रेजेंट रहेगा, जो कि डुअल फंक्शन प्रोवाइड करेगा। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विद द एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ साथ। वे एंडोक्राइन ग्लैंड सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा, जो कि स्ट्रोमा या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू में होगा। ओके, लेडिंग सेल्स जो है वो या फिर इंटरस्टिशियल सेल, ये क्या करेंगी बेसिकली एंड्रोजन्स को और टेस्टोस्टेरोन को क्या करेगी, मैच्योरेशन प्रोवाइड करेगी। इंटरट्यूबुलर स्पेस में ये सब कुछ प्रोड्यूस होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जो कि प्रेजेंट होता है इंटरट्यूबुलर स्पेस पे, वो प्रोड्यूस करेगा ग्रुप्स ऑफ हार्मोन जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो एंड्रोजन किसके द्वारा सिक्रेट हो रहा है इंटरट्यूबुलर स्पेस में, लेडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। ओके, और एंड्रोजन में भी मेनली कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन रेगुलेट करेगा सारा कुछ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, फंक्शन, ये सारा मेल सेक्स ऑर्गन्स, एपिडिडाइमिस, वैसा डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा वगैरह। ठीक है, बाकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो सब कुछ है एग्रेसिव में, बाकी मेल लाइक कैरेक्टर्स जो हैं सारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो बाकी सब कुछ आएगा, सेक्सुअल बिहेवियर वगैरह काम आएगा। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस दिस एंड एनाबॉलिक जो सिंथेटिक है इफेक्ट ऑन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, उसके लिए भी काम आएगा। तो बेसिकली तुमने सुना होगा बहुत सारे जिम वाले बच्चों को कि भाई मैं तो स्टेरॉइड लगा लिया हूँ, मेरी बॉडी फूल गई है, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो बेसिकली होता क्या है कि ये एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑफ प्रोटीन करता है, और हमें पता है कि मसल के रिकवरी के लिए प्रोटीन ही चाहिए रहता है और ये सब। तो इसलिए स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो होते हैं डायरेक्टली इंजेक्ट कर लेता है बहुत से जिम गाय। ओके, गाय मतलब काऊ नहीं, वो इंसान। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ओवरी के बारे में बात करता हूँ मैं। पेयर्स ऑफ ओवरी जो है वो लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड है, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। दो ग्रुप है स्टेरॉइड का इसका, एक तो एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरॉन। वेयर एज अगर मेल्स की बात करूँ उसमें एक ही है टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन बोलो। ओके, ओवरी कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू जस्ट लाइक पैराथायरॉइड एंड थायरॉइड वाला। ओके चीज़, स्टेरॉइड ठीक है, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटियम पे रप्चर करेगा फॉलिकल्स और सिक्रेटेड मेनली बाय प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी में काम आता है। ठीक है, तो सिक्रेटेड मेनली इन द प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, एस्ट्रोजन जो है स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ एक्टिविटी ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिक्यूल्स। अपीयरेंस ऑफ द दिस होगा कि वही भाई की लड़की जैसे कैरेक्टर्स देखने लग जाएंगे। मेमोरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट होगा। एस्ट्रोजन जो है रेगुलेट करेगा फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर्स को। प्रोजेस्टेरॉन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सपोर्ट करेगा प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी, एक्ट करेगा ऑन द मेमोरी ग्लैंड्स, स्टिमुलेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई और मिल्क सिक्रेशन। मिल्क सिक्रेशन इजेक्शन किसकी वजह से हो रहा था, ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोडक्शन किसकी वजह से हो रहा था, प्रोलैक्टिन। अब ये लास्ट में थोड़ा सा और अलग सा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन बाय प्रेगनेंसी पे प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन, मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन। जो हार है मेरा जो मेरा हार्ट है वो एट्रीनेट्रियोटिक फैक्टर होता है, वो एक्टिवेट करता है जब बीपी बढ़ा हुआ रहेगा। इट मीन्स जो मेरा ये सोडियम का आयन है ये सारा कुछ एक्सक्रीट होगा फ्रॉम द यूरिन, एनएफ जब रिलीज होगा। ठीक है, एंटागोनिस्ट इसी का एनएफ का है मेरा एल्डोस्टेरोन, जो कि एब्जॉर्ब करता है ये सारा कुछ एन ए पॉजिटिव आयन वगैरह। ओके, ये एन ए है। बाकी गैस्ट्रो वाले की बात करूँ तो डाइजेस्टिव वाला पार्ट कटा हुआ है, बट यहाँ पे है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गैस्ट्रिन, जीआईपी सिक्रेशन और सीसीके और पी2 ये सारा कुछ आएगा। ठीक है ना। किडनी का जो है जेजी सेल्स में रेनिन काम आएगा, एरेथ्रोपोइटिन मतलब कि आरबीसी का फॉर्मेशन कराने में काम आएगा। ओके, सो एट्रियल की जो वॉल है जिसको हम एनएफ फैक्टर बोल रहे हैं वो डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। ठीक है ना, एनएफ फैक्टर एक्टिवेट कब होगा, जब उसको राइट एट्रियम को पता लगेगा कि अरे भाई ये तो कितना खतरनाक सा ब्लड प्रेशर हो गया, इसका दिक्कत हो जाएगी अगर ज़्यादा हुआ तो। ठीक है, तो एनएफ एक्टिवेट करके क्या कराएगा, ब्लड का प्रेशर जो है जो पहले इंक्रीज था उसको लो करेगा। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है तभी एक्ट करता है और डायलेट करेगा मतलब कि ब्लड वेसल को, वेजो प्रेशन, चेस्टा ग्लोमेरुलस, ये सारा वेजो प्रेसिनोसिन वो डिक्रीज कर देगा।
जस्टाग्लूमेरुलस जो है मेरा किडनी के अंदर वो पेप्टाइड हार्मोन है जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं, स्टिमुलेट करेगा एरिथ्रोपोइसिस या फिर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होती है उसके अंदर 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन एंड ये वाला सीसीके, साइटोकिनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी। ओके, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिन की अगर बात करता हूँ तो गैस्ट्रिन ग्लैंड में स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन एंड सिक्रेट करेगा सिक्रेटिन। ओके, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे स्टिमुलेट करेगा सीसीके, बाइकार्बोनेट आयन और पानी के साथ साथ। ठीक है, बोथ ये पैनक्रियाज गॉल ब्लैडर स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल, सिंपल सा। जीआईपी जो है मेरा इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को एंड मोटिलिटी। तो जीआईपी का एक इंपॉर्टेंस है, ये बाकी पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि डाइजेस्टिव हंस कट चुका है चैप्टर, तो यही बस पूरा है जो कि डाइजेस्टिव से रिलेटेड कुछ भी दे सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। एनएफ का तो तुमको 100% क्लियर हो गया है, राइट एट्रियम का ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है तब ये एक्टिवेट करके बीपी कम कराएगा। ओके, दूसरा किडनी का फंक्शन हमने देखा कि पेप्टाइड में जस्टाग्लोमेरुलस एपेरेटस आरबीसी का फॉर्मेशन कराएगा। फिर तीसरा जो हमने देखा पॉइंट, ये एरिथ्रोपोइटिन और ये बीपी मेंटेन करेगा या फिर तुम बोल दो इंक्रीज था तो डिक्रीज कराएगा यहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन। और ये वाला जो है मेरा लास्ट पे डाइजेस्टिव वाला, उस पर तुम्हारा जीआईपी जो है वो इनहिबिट कर रहा है गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को। ठीक है, और HCl वगैरह, पेप्सिनोजन, सिक्रेटिन, ये सारा कुछ करेगा। सो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज वैनक्रियाज उसको करेगा मेंटेन और स्टिमुलेट करेगा, सिक्रेट करेगा क्या, पानी और बाइकार्बोनेट आयन H2CO3। और बाकी सब ये नॉन एंडोक्राइन टिश्यू वाले जो हार्मोन कॉल्ड है उसको ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं, और ये फैक्टर्स एसेंशियल है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, देयर रिपेयरिंग और रीजनरेशन में। तो यहाँ पे हमारा पूरा एनसीईआरटी खत्म होता है। बाकी अगर मैं समरी में तुमको दिखाऊं तो ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, बस इतना बताया गया कि स्पेशल पीछे से पढ़ते हैं। सो लास्ट वाले में क्या है कि टेस्टिस सिक्रेट कर रहा है एंड्रोजन और डेवलपमेंट हो रही है, मैच्योरेशन हो रही है मेल सेक्सरी ऑर्गन्स और अपेरेंस लाइक अ मेल। ओके, सेक्सुअल बिहेवियर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है एनाबॉलिक पाथवे की वजह से, एरेथ्रोपोइसिस कराने में हेल्प होगी। ओके, ओवरी जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दो होगा, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी पे काम आएगा, एस्ट्रोजन मेरा सुंदरता बढ़ाने में काम आएगा। ओके, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल। ओके, एस्ट्रोजन क्या करेगा, ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल। ओके, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन और ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, प्रोजेस्टेरॉन प्ले करेगा इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेगनेंसी एज वेल एज मेमोरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट एंड लैक्टेशन। ठीक है, सो प्रेगनेंसी पे प्रोजेस्टेरॉन एक्ट करके प्रोलैक्टिन निकलवाएगा। ओके, प्रोलैक्टिन से मिल्क निकलवाएगा। एट्रिया की वॉल जो है ब्लड प्रेशर डिक्रीज करवाएगी। ठीक है, और किडनी जो है वो एरिथ्रोपोइटिन में काम कराएगा, और जीआई ट्रैक्ट जो है मेरा उसके अंदर सिक्रेट होता है गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन और कोलेज, ये जो भी है भाई स्केटिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये सारा कुछ काम आएगा। ठीक है ना, ये सारा हार्मोन रेगुलेट करेगा डाइजेस्टिव जूस एंड हेल्प करेगा इन अल्टीमेटली डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, फिर दूसरा वाला कहाँ से शुरू है, दूसरा वाला शुरू से ही है। तो स्पेशल केमिकल्स होते हैं हार्मोन जिनको हम बोले नॉन न्यूट्रेंट केमिकल्स हैं। ऑफकोर्स केमिकल जो है कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में काम करेगा और रेगुलेट करेगा हमारी ह्यूमन बॉडी को। ये सारा हार्मोन्स जो है रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और सर्टेन सेल्स। ओके, ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो पूरा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये सारे कुछ में होता है। ठीक है, और इनको हम कौन से बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज। वेयर अगर मैं जीआई ट्रैक्ट की बात करता हूँ, किडनी, हार्ट और ये सारा भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, बट ये क्या कैसे होंगे, नॉट नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है ना, नॉन ऑर्गेनाइज वाले बॉडीज हो जाएंगे। ओके, एंडोक्राइन बॉडीज। पिट्यूटरी की बात करता हूँ तो दो पे डिवाइडेड है। ठीक है ना, पिट्यूटरी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स डिस्टलिस, पार्ट्स इंटीमिडा और पार्ट्स नर्वोसा। ठीक है, हमारे पे काम का क्या है, इंटरमीडिया, जिसपे एमएसएच हार्मोन निकल रहा है, बाकी ये सब मिक्स हो जाते हैं हमारे ह्यूमंस के अंदर। ओके, 6 ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं पार्ट्स डिस्टलिस के। ठीक है, और पार्ट्स इंटरमीडिया सिक्रेट करता है ओनली 1 हार्मोन जो कि एमएसएच है, वाइल द पार्ट नर्वोसा न्यूरोहाइपोफाइसिस सिक्रेट करेगा 2 हार्मोन, ऑक्सी और वैजो। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यू करेगा, एक्टिविटी। ठीक है, पाइन ग्लैंड क्या है मेरा 24 घंटा टाइम मिनिस्टर। ठीक है, और रिदम विदम करेगा टेम्परेचर का बॉडी, और बेसल मेटाबॉलिक रेट पे करेगा। सो थायराइड ग्लैंड जो है वो मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट पे ध्यान देगा और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑल। ओके, विद दिस की एरेथ्रोपोइसिस हो रहा है, आरबीसी का फॉर्मेशन। सो आरबीसी का फॉर्मेशन हमने कहाँ कहाँ पे देख लिया, एक तो किडनी पे हेल्प हो रहा है, एक एड्रेनल ग्लैंड पे हेल्प हो रहा है एरेथ्रोपोइसिस के लिए, और एक मेरा ये थायराइड के लिए हो गया। 3 जगह पे बोल दिया। ओके, थायरोकैल्सिटोनिन ये कैल्शियम वैल्शियम लेवल पे काम करेगा, डिक्रीज करेगा ये सब। ठीक है, और पैराथायरॉइड जो है मेरा पीटीएच कैल्शियम को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा, चाहे फिर उसको कैल्शियम हीमोस्टेसिस बनाने के लिए बोन तोड़नी पड़ जाए उससे। बोन तोड़ने का मतलब है कि बोन से डिमिनरलाइज करके उससे कैल्शियम निकालना पड़ जाए, या फिर कैसे भी करके। ओके, थाइमस जो है एजिंग ग्लैंड होता है जो कि इम्यूनिटी पे काम करेगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है। और एजिंग ग्लैंड है, हेंस तो ओल्ड एज में इम्यूनिटी इसीलिए कम हो जाती है
और वो प्रोन टू ज़्यादा हो जाते हैं डिसीज़ के। फिर यहाँ पे मेरा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताया कि ये एड्रिनल मेडुलरी है और आउटर वाला कॉर्टेक्स है, ठीक है, इनर वाला मेडुला, आउटर वाला कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड की कहाँ पे है लोकेशन? पोस्टीरियर टू अपना किडनी के ऊपर बैठा है, ठीक है। बाकी ये नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ए और नाने, ठीक है, नाने से नॉन एपिनेफ्रिन और नाने, ऐसा NANE, नॉर एड्रेनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन, ओके। ये सारा क्या करेगा? अलर्टनेस, पैपिलरी, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग, ये सब कुछ वही है, सिंपल सी चीज़ें। कॉर्टेक्स वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये सारा कुछ रहेगा जो कि अगेन एरेथ्रोपोइसिस पे काम आएगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कार्डियो को आउटपुट निकलवाएगा, GFR वेफआर इनिबिट करेगा, ठीक है, रेट इंक्रीज करेगा, इनिबिट करेगा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, सप्रेस करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है रेगुलेट करता है पानी को, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द और एंडोक्राइन पे अपना पैनक्रियाज जो है ग्लूकागॉन और इंसुलिन दो होते हैं। ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजिनोलिसिस कराएगा और ग्लाइकोजिनोलिसिस जो है लाइसिस कराएगा एक और लिसिस कराएगा। तो जो मेरा ग्लूकोगोन है ये लिसिस कराएगा और ग्लाइकोजन ये बनवाएगा, ठीक है। सो रिजल्टिंग इन द हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन जो है स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोज के अपटेक को और यूटिलाइजेशन को। और जीनोलिसिस कौन कराएगा मेरा? ये रिजल्टिंग द हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो डायबिटीज़ मेलाइटस नाम की प्रॉब्लम होती है और यूरेमिया और ग्लूकोसोरिया नाम की बीमारी होती है। अभी आते हैं हम PYQ पे। बाकी ये एनोलॉजी का चार्ट अगर तुम्हें चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ओके। सो अभी हम PYQ करने वाले हैं। इसमें अप्रोच बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि तुम कैसे 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 ग्लैंड्स को समझ रहे हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेडिक्टेड 140+ क्वेश्चंस हम करेंगे आगे। अभी मैं PYQ का बस इसी लेक्चर के साथ अटैच कर रहा हूँ, ओके। सो एब्जॉर्प्थेल्मिक गोइटर, ये मेरा हाइपर वाली चीज़ है और ये उसका प्रॉब्लम है। थायराइड वायराइड है कहीं पे, हाइपर सिक्रेशन, हाँ, प्रोट्यूजन, ये आ गया एक आर, एक आर है इस पे। अच्छा, दो बच रहे हैं। कशिंग डिसीज़, कशिश नाम की लड़की बहुत ज़्यादा खाना खा ली थी, एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम है और चंदा मामा जैसा मुंह हो गया है। सो सी का पी, ये हो जाएगा सेकंड आंसर, ओके। नॉट अ स्टेरॉइड, स्टेरॉइडल हार्मोन कौन सा नहीं है? स्टेरॉइड मतलब कि जो टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों के अंदर दो थे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो जो इसके अलावा है कोर्टिसोल, क्या बकवास कर रहा है ये? कोर्टिसोल तो अपना ये कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज की वजह से था, ठीक है। अगर ट्रू की मैं बात करता हूँ कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन है उसके बारे में बताना है, तो यह बोल रहा है TCT जो प्रोटीन का हार्मोन है पैराथायरॉइड पे रेगुलेट करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल को। एक हद तक सही है, ठीक है। इन मेल्स FSH एंड्रोजन स्टिमुलेट करेगा, है स्पर्मेटोजेनेसिस। हाइपरथायरॉयडिज्म लीड करता है, हाइपर नहीं करता। सो सी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन ये बताया नहीं है कि एब्सॉप्थेल्मिक गोइटर बोल रहा है या फिर सिंपल गोइटर बोल रहा है। सो इसको मैं थोड़ा अभी रखता हूँ ऐसे ही। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट कर रहा है बाय द मेडुला, आर यू श्योर? मेडुला से कौन से निकल रहे थे? वो मेरा कैटाकुलामाइंस निकल रहे थे। सो डी तो बिल्कुल ही नहीं है, जहाँ पे डी दिख रहा है हटा दो। और पैराथायरॉइड ये रेगुलेट करेगा, सर्कुलेट करेगा, ये भी नहीं, ई भी नहीं है। सो अभी आ रहा है BC या फिर AB। ये जो है रेगुलेट करेगा कैल्शियम लेवल, ये तो ट्रू है। और बी की भी ऐसा, इन मीन्स FSH और एंड्रोजन, ठीक है, सेकंड वाला भी ट्रू है। सी को मैं अगर एक्सॉप्थेल्मिक मानता हूँ तो सी भी मेरा गलत हो जाएगा, तो फिर मैं AB के साथ जाऊँगा, ठीक है। ये जो फोर्थ वाले क्वेश्चन पे है इस पर बताना है कि क्या आंसर है इसका। सो PTH जो है मेरा वो एक्ट करेगा बोन पे और प्रोसेस ऑफ रीअब्सॉर्प्शन कराएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन की फ्रॉम द बोन का। और ये PTH जो है अलॉन्ग विद द थायराइड, ये सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम, और ये कैल्शियम का वो मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का ऐसा मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, ऊपर वाला ट्रू हो जाएगा, ऊपर वाला ट्रू फॉल्स पहला आंसर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ CKK और GIP है सारा कुछ, ठीक है। ANF तो हार्ट है, सो सी का क्यू देख लो तुम, दो आंसर ही आ गया, ठीक है। और ये वाला CCK जो है मेरा ये पैनक्रियास से आ रहा था, और GIP और ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन किडनी, और ये वाला जो बच रहा है गैस्ट्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। अच्छा, इधर पे भी है आंसर, नाइस। एंटी डायरेटिक हार्मोन डिक्रीज इन GFR, ठीक है। एंटी डायरेटिक हार्मोन कॉज करेगा इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ANF करेगा वेजोकोडाइलेशन, ओके। ये सी तो है ट्रू, सी ट्रू है, सी नहीं है, सी नहीं है। सो ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसको ट्रू लिखो। और ADH फैसिलिटेट करेगा, ये भी सही है। तो B और CD, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। ये क्या लिख रखा है? एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑस्मो, ये पागल सा कुछ भी लिख रखा है उधर।
तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा थर्ड। ओके, नॉट नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो थायराइड के अंदर कौन सी चीज़ें इसमें नहीं आ रही हैं, ये वाला तो है और ये वाला नहीं है, ठीक है, तो सी आ जाएगा। सी सी, अच्छा सी है इसमें, बी है क्या, बी तो है, सो बी जहाँ पे है वो गलत हो जाएगा, सी डी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सपोर्ट करेगा आरपीसी के फॉर्मेशन को, ये भी है भाई थायराइड का तो, अच्छा ई है, नॉट इट, सही सही, तो आंसर हमारा फोर हो जाएगा, सिंपल सा। ओके, एफएसएच जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, एक सेकेंड, जो एफएसएच मतलब पानी जो है इंटरेक्ट कर रहा है विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, डू नॉट इंटर द टारगेट सेल। हाँ तो ये तो ट्रू है ना कि इंटर नहीं कर सकता है डायरेक्ट टारगेट सेल पे, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो है रिसेप्टर उससे वो बाइंड करेगा, देन वो ले जाएगा, ठीक है। तो हेंस जो एफएसएच है इट्स रिसेप्टर जनरेट करेगा साइक्लिक एमपी फॉर इट्स बायोकेमिकल, हाँ ये भी ट्रू है, तो इसी की वजह से तो ये सारा कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो इसका बहुत ट्रू होगा या नहीं दोस्तों, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एक सेकेंड रुको, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है मैंने बोल दिया क्या, एक्सप्लेनेशन नहीं है दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये बाइंड करा के ये सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे होता कि ये बाइंड इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो एफएसएच है ये मेरा लिपिड लाइक नहीं है, लिपिड इनसॉल्युबल है, इसलिए इसको ये सारा करना पड़ रहा है, वेरएज इसने क्या लिख दिया है, रिसेप्टर के बारे में लिख दिया है, इसलिए ट्रू तो दोनों है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। वही मैं सोचूँ क्या ही बोल देता हूँ, कोई बात नहीं दोस्तों, ये बाकी अगर मैं कहीं पे गलती वलती करूँ दोस्तों तो ध्यान देना और गलतियाँ निकालना मेरी कमेंट में, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इफेक्ट ऑफ पीटीएच, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, डिक्रीज इंक्रीज कराता है, ये तो मेरे को लग नहीं रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ये भी ट्रू है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज नहीं इंक्रीज कराएगा ये भी फॉल्स है, इंक्रीज करेगा या ये भी ट्रू है, तो इसमें से क्या बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो नॉट द इफेक्ट, बी और बी डी, है कहीं पे बी डी, ई ओनली, ई डी ई ओनली, इंक्रीज द मेटाबॉल, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, ये भी फॉल्स है, ठीक है। एथेरोपोइटिन हार्मोन जो है विच आरबीसी का प्रोड्यूस बाय कहाँ कहाँ पे होता है, एड्रीनल पे होता है, और ये है जस्ट ये भी है, ये बकवास कर रहा है, अल्फा सेल तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी देखना है ये क्या सेल ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस, इसके बारे में मेरे को पता नहीं है अच्छे से, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है, और सेल ऑफ बोन मैरो, ये एरेथ्रोपोइटिन हार्मोन की बात कर रहे हैं, तो हार्मोन के लिए नहीं, अगर एक वैसा होता कि रिलीज करा रहा है यहाँ से कहाँ पे बनता है तब ये हो जाता, ठीक है। वेरस जस्टाग्लोमेरस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हार्मोन की तरह एक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, समझ आ गया ना, होता है ड्रीनल में भी है और बोन मैरो में भी है आरबीसी का फॉर्मेशन, बट उसने पूछा क्या है एरेथ्रोपोइटिन हार्मोन की वजह से आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ पे स्टिमुलेट होता है, गॉट इट, इसलिए हमारा ये थर्ड आंसर हो जाएगा, ओके, ये भी फॉल्स है। Presence of which of the following condition in urine indicate the diabetes mellitus, of course glucose, ketone and glucose, second answer। यहाँ पे क्या बताना है, पीट्यूटरी का क्या काम है, कहाँ पे हो रही है, ठीक है, एड्रीनल से अपना एडिशन आ जाएगा, हाइपो वाली है, डायबिटीज इंसिपिडस कहाँ है वो, थोड़ा पेनक्रियाज में अपना ग्रेव डिसीज, पेनक्रियाज पे डायबिटीज़ मेलाइटिस, इंसुलिन की कमी दोस्तों, और ये जो है मेरा पहले आंसर देख लेते हैं कहाँ पे है। मैंने पेनक्रियाज का क्यू टिक किया है, मतलब डी का क्यू, और एड्रीनल का एस, सो सी का एस, तो सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तुम मैच मैच कर लेना, ओके। थायराइड, पेनक्रियाज मेलाइटिस, एड्रीनल एडिशन, अभी जो थायराइड बच रहा है वो ग्रेव डिसीज है, ओके। थायराइड में सारा कुछ जो है वो मेरा सिंपल में आ रहा था, लाइक हाइपो वाली चीज़, बस एक ही चीज़ था जो कि ग्रेव डिसीज, जो कि एक्सोप्थेल्मिक गोइटर दे रहा था, ओके। 12 के बाद आएगा 13, सारे पी क्यों हैं ऑफकोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, प्रिवेंशन एडीएच, ये बकवास कर रहा है, डिक्रीज इन सिक्रेशन रेनिन वेनिन मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ द अंडर एडीएच, 4 वाला हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है। अंडर सिक्रेशन, एक सेकंड दोस्तों, आई एम रियली सॉरी मैंने ध्यान से देखा नहीं, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द एन और रीनल ट्यूब्यूल से डीसीटी के, ये एडीएच ओडीएच अगर यहाँ पे अंडर सिक्रेशन कर दिया इसलिए गलत हो जाएगा, मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन, एडीएच आधा तो कटा हुआ है, पता भी नहीं लगा,
फिर 14 वाला जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें, ठीक है। सो करेक्ट स्टेटमेंट से तुम्हें क्या पता लगता है दोस्तों? करेक्ट मतलब कि ट्रू, हाँ, क्या बात बताई है मैंने ऐसे, ठीक है। सो ग्लूकागॉन एसोसिएटेड हाइपो, पागल है, हाइपर है वाला। इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रियाटिक सेल, पैनक्रियाटिक तो है ही नहीं, इंसुलिन एक्ट करता है अपना हिपैटोसाइट या फिर लिवर और विद द एडिपोसाइट। इंसुलिन एसोसिएट विद द हाइपो, हाँ ये तो सही है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डू नॉट स्टिमुलेट लाइको, हाँ ये भी है कि ये तो एड्रीनल का है तो पैनक्रियाज में कैसे घुसा दिया। यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज द रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल्स, ठीक है। सिंपल सा बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि ओव्यूलेशन या फिर ग्राफिन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रही है। पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेगनेंसी पे ये मेरा पीआरएल वाली चीज़ें हो रही थी, ठीक है। और फॉलिकुलेट्स को स्टिमुलेट करने के लिए एलएच आ रहा था सबसे पहले, तो यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन लिख दिया है तो ये वाला ऑलरेडी कट गया। और लो कंसेंट्रेशन फॉलिकल्स के लिए लिख दिया तो ये भी कट गया। अब हाई कंसेंट्रेशन अगर मैं एस्ट्रोजन मार्क करता हूँ तो ये सही हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जो एस्ट्रोजन रहता है वो सेक्स ऑर्गन प्राइमरी के लिए इंपॉर्टेंट है और सुंदरता लड़कियों जैसी कराने में कराएगा, ठीक है। तो इट मीन्स इसमें ऑटोमेटिकली एलएच और एफएसएच जो है वो कंसंट्रेशन अप्रोप्रिएट आ गया है, ठीक है, इसलिए एस्ट्रोजन हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है मेरे को। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लाइकोजिनोलिसिस है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। ग्लूकागॉन एसोसिएट विद द हाइपो, इंसुलिन एक्ट करेगा ऑन द पैनक्रियाटिक सेल, इंसुलिन एसोसिएट विद द हाइपर, हाँ एक सेकंड दोस्तों, ये हाइपो, अरे ये पहला तो सही है, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ये भी गलत है, ये फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है, हाइपर होगा ये। हार्मोन स्टोर एंड HNP ऑक्सी वैजो, सो न्यूरो हाइपोफाइसिस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अपने ऑक्सी और वैजोप्रेसिन, पहला ही हो जाएगा सिंपल सा। इसकी अगर मैं बात करूँ, इंसुलिन, डायबिटीज़, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन पे ये बस आ सकता है और कुछ तो है भी नहीं। कॉर्टिकॉइड्स तो अपना एडिशन वाला डिसीज़ हो गया। थायरॉक्सिन जो है T3D4 मेरा गोइटर वोइटर पे काम आएगा। और इंसुलिन ये है मिलेटस की प्रॉब्लम, ठीक है। सो ए का टी, और ये क्या है, कॉर्टिकॉइड एडिशन, सी का पी, सी का पी ले आ गया आंसर 3। 19 का क्या है कि सेलुलर एक्टिविटीज़, हाउ डज स्टेरॉयडल हार्मोन्स इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज़। तो बताओ दोस्तों, जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं वो सेलुलर एक्टिविटी में कैसे फर्क डाल सकते हैं? हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ कैम और आईपी जो भी है वो IP3 डैप, कैल्शियम का आयन और भी बहुत सारे थे। तो स्टेरॉयड है मतलब कि तेल तेल भाई भाई, ठीक है। तो क्या करेगा, ये बाइंड करेगा डीएनए और फॉर्म करेगा जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स सेकंड, ठीक है। और इसमें क्या है, ये ए जो है ये मेरा हार्मोन है और ये हार्मोन को बाइंड करने के लिए रिसेप्टर है, ठीक है। प्रोटीन का हार्मोन ऑफ कोर्स, ये पानी जैसा प्रोटीन। स्टेरॉयडल हार्मोन बिल्कुल नहीं, स्टेरॉयड वाले तो जाके सीधे घुस जाएंगे, उनको तो अपने लिए गेट खुला है दोस्तों। और बी कॉम्प्लेक्स नहीं, रिसेप्टर है। सो सेकंड आ जाएगा आंसर इसका, प्रोटीन का हार्मोन है ये और ये रिसेप्टर है। बाकी सी जो है ये मेरा सेकेंडरी मैसेंजर होगा जो कि ये सारा साइक्लिक एमपी कराएगा, ठीक है। रिड्यूस स्लीप टाइम, पाइनल ग्लैंड, टाइम मिनिस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, पैराथायरॉयड हार्मोन, ग्लैंड रिलीज करेगा पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, क्या बकवास लिखा हुआ है, विच स्टिमुलेट करेगा पीटीएच ग्लैंड से, पीटीएच हार्मोन, तो ये क्या कराएगा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन नहीं करा रहा था, ठीक है। फॉल इन ब्लड ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। पैराथायरॉयड, थायरॉयड तो दूसरा था, ओके। यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज समझना, अगर तुम लोगों को ये क्वेश्चन कैसे मैंने टिक किया नहीं समझ में आया है। इस क्वेश्चन पे लिखा हुआ कि पैराथायरॉयड हार्मोन का जो है, इसका ग्लैंड का ये जो हार्मोन है, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसकी वजह से ये रिलीज़ करेगा। मुझे पता है कि जो पीटीएच है मेरा, ये क्या कराता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन जो है मेरा, इसका रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। तो जब भी उसको लगेगा कि ब्लड में भाई कैल्शियम लेवल कम है, तो क्या करेगा, बोन से निकाल सकता है, खाने से निकाल सकता है या फिर रीनल ट्यूबुल से निकाल सकता है। तो जब भी उसको कम लगेगा तभी तो ये करेगा। GnRH हाइपोथैलेमिक नीड ऑफ रिप्रोडक्शन एक्टॉन्स, ये कहाँ पे है बताओ दोस्तों, बोलो बोलो बोलो। ओके, सो हाइपोथैलेमिक GnRH, अरे मैंने तुम्हें दो बताए थे, टोटल 9 हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी और पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कराएगा, ठीक है। जिस पे GnRH जो है ये मेरा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और सिक्रेट करता है LH और FSH, ठीक है।
मम्मी पापा समाज वाली चीज़ें यहाँ पे इनहिबिटरी आ जाएंगी, और जो रिलीजिंग वाली हैं वो मेरा एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कोई काम ही नहीं है। एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ एलएच, ऑक्सीटोसिन तो आएगा नहीं, सिंपल सा। ठीक है, सो ये सेकंड हो जाएगा आंसर। दोस्तों एलिमिनेशन करना सीखो। ठीक है भाई, अलग सही नाम है, गैस्ट्रिन वेस्ट्रिन आएगा। एक्ट ऑन, अच्छा ये कहाँ कहाँ पे एक्ट करना है ये बताना है, ठीक है। पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर, रट्टू तोता वाली चीज़ें थी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी नॉट ट्रू बताना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए। अंडर द रेगुलेशन, ये तो ट्रू है। सिक्रेट करेगा एंजाइम्स, प्रोवाइड करेगा, वही फॉल्स है। डक्ट के साथ, एक सेकंड, पता नहीं मेरे को अच्छे से। डक्ट किसको बोल रहा है, वो स्टॉक थी एक जो कि एचपी हाइपोथैलेमस और उसको स्टोर करेगी और रिलीज करेगा क्या। हाँ ये भी ट्रू है। सो सिक्रेट करेगा एंजाइम, या फिर ये प्रोवाइडेड विद द डक्ट। डक्ट वक्त मेरे को लग नहीं रहा है। इसका क्या होगा, एक सेकंड तक। जो मेरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, HNP, या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज, अच्छा एक सेकंड यार, तो यही है कि ये नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, हम इसको क्यों नहीं बोलते, बोलते हैं कि ये फॉल्स है भाई एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के अंदर कंट्रोल में आता है। तो ऐसा क्या करता है कि हाइपोथैलेमस के लिए ये, तो उसका जो काम है, जो राजा भाई हैं वो अपने CEO को बोलते हैं क्या कर, मतलब प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं क्या है, स्टोर कराएगा और रिलीज कराएगा। दैट्स वाई ये वाला आंसर हो जाएगा। वेर अगर ये सब जो है, ये सब तो एक्चुअल में ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन है कि भाई खुद ही करेगा सब कुछ काम। ओके, और ये वाली चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है, पर ये जो दो ऊपर के हैं वो तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए 100%। ठीक है, एंजाइम्स नहीं, हॉर्मोन्स होता है, सबसे पहली बात हो। ठीक है, जो भी बकवास चल रहा है, पर इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहा है। ओके, नेम द पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट्स मेनली ऑन द हिपैटोसाइट एंड एडिपो इंसुलिन। ठीक है, तो ग्रेव डिसीज उसकी है, थायराइड वाली, एड्रीनल नहीं, हाइपर। डू नॉट स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो भाई कितना आ रखा है, अगर तुमने नोटिस किया होगा तो भाई ये इस टाइप में मैच द कॉलम, ये सारे बहुत सारे आ रखा है। तो इसमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट एंटागोनिस्ट, जो कि सेम सेम फंक्शन है। रिलैक्सिन, इनहिबिन तो सेम, एंडोस्टेरोन ये एंटागोनिस्ट है, ये भी एंटागोनिस्ट है, ये भी एंटागोनिस्ट है। आंसर आ जाएगा ये मेरा 4 वाला। ओके, इनहिबिन और रिलैक्सिन। हार्मोन सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर और स्टोर, क्या है भाई, एंटी डायरेक्ट मेलानोसाइट ल्यूटिनाइजिंग बाय द मास्टर ग्लैंड, स्टोर एंड रिलीज वैसोऑक्सी। अच्छा रिलीज कहीं और होगा, ADH, पिट्यूटरी का ही है, ADH ही तो है। और ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए इन्वॉल्व नहीं है दोस्तों। बताओ क्या होगा इसका आंसर। एल्डोस्टेरोन दोस्तों, ये मेरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड था। बाकी इंसुलिन इंसुलिन ये एक टाइप पे ग्लूकोज से रिलेटेड है, इसलिए ये नहीं होगा। बाकी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आओ दोस्तों इसको भी फिनिश कर ही देते हैं साथ ही साथ। ये पूरा NCERT का जो बेस होता है ना, कि हर एक लाइन तुमसे मिस ना हो जाए गलती से भी, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और बाय द वे मैं, रुको एक सेकेंड, वो कर दूँ थोड़ा सा आउटरो टाइप सा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर पे हम इसके 70 से 80, मतलब कि टोटल 140 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है ना, टोटली NCERT बेस्ड रहेगा। ठीक है, NCERT की लाइन बाय लाइन से, हर एक लाइन से जो जो क्वेश्चन सुन सकते हैं उसका है ये सारा कुछ। ठीक है।